यूनानी, होम्योपैथी करते हैं, ठीक है। होम्योपैथी, निकाल लो होम्योपैथी। चलो देखो, ये है इंडिया, ये है आपका जर्मनी, ये जर्मनी से हमारे यहाँ आया हुआ है, इसको बोलते हैं होम्योपैथी। जर्मनी से हमारे यहाँ आया हुआ है, इसका ओरिजिन है, ये है ना, ये ओरिजिन है। और फिर उसके बाद ये हमारे इंडिया में आकर के क्या हो गया, एसिमिलेट हो गया, ठीक है, एसिमिलेट हो गया, ठीक है। यहाँ एक व्यक्ति थे सैमुअल हानेमन, इनको इसका क्रेडिट दिया जाता है ना, लगभग 18th सेंचुरी के आसपास ये आया था। और अब हमारे यहाँ वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेडिसिन सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे यहाँ डेवलप क्यों हुआ था, यहाँ पे देखो इसी समय बाद में आप देखोगे ब्रिटिश का समय था, तो ब्रिटिश के समय में अच्छा खासा ये फ्लरिश हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूरिंग ब्रिटिश, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ये होम्योपैथी क्या हो गया, होम्योपैथी फ्लरिश्ड। एक बार कोई चेक करना, जर्मनी ही है ना उसका ओरिजिन, गूगल करो एक बार, ये होम्योपैथी इसी के समय में फ्लरिश हुआ था। बड़े इसका, अब इसमें समझना है बेसिक प्रिंसिपल किस चीज़ पे ये बिलीव करता है, ठीक है, वो समझते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या इजिप्ट दिखा रहा है, उसमें क्या आ रहा है, जर्मनी आ रहा है ना, कहाँ देख रहा हो, जर्मनी है, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था, जर्मनी है फिर। समझ में आया, ये मेडिसिन सिस्टम है जो जर्मनी का ओरिजिन है। लिखोगे इसके बारे में होम्योपैथी 2 नंबर में आ गया तो क्या लिखोगे, लिखोगे इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, वन ऑफ द इंडियन मेडिसिन सिस्टम है जिसका ओरिजिन कहाँ है, जर्मनी है, बट ये इंडिया में एसिमिलेट हो चुका है। इसका जो क्रेडिट दिया जाता है वो सैमुअल हैनेमैन को दिया जाता है, और ये ब्रिटिश के समय में यहाँ पे हमारे यहाँ फ्लरिश हुआ है। ये कुछ सिद्धांतों पे काम करता है, 3-4 सिद्धांत जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम समझते हैं क्या है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो इधर पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, होम्योपैथी एक अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है जो 18th सेंचुरी में सैमुअल हैनेमैन के द्वारा बनाया गया था। इसमें ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो लाइक्स क्योर लाइक्स, है ना। अब इसको समझते हैं क्या, अभी तो नहीं समझ में आएगा आपको। आपको मैंने पहले बताया था, सारे मेडिसिन सिस्टम किस चीज़ पे बिलीव करेंगे कि हमारे अंदर कोई ना कोई वाइटल फोर्स ऑलरेडी है, हमको उसको वापस से एक्टिव करना है और आप सही हो जाओगे। तो ये भी उसी चीज़ पे बिलीव करता है, एंड इन्वॉल्व्स यूजिंग हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंस, अभी नहीं समझ में आएगा, आएगा थोड़ी देर में, टू स्टिमुलेट द बॉडीज नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी। हमारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी ऑलरेडी है, हमको बस उसको क्या करना है, जा करके जगाना है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार पे आप समझो। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलर, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर बोलते हैं या लॉ ऑफ सिमिलर, इसको समझाता हूँ आप। लॉ ऑफ सिमिलर,
ये कोई चीज है, देखो ये कोई चीज है, इसको अगर एक व्यक्ति को खाने पर इसमें कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, है ना। ये कोई चीज है जिसको कंज्यूम, जिसके ये चीज जो भी है ये इसकी बॉडी में जब गई तो इसने कोई ना कोई सिम्टम दिया, समझा गया। तो अगर कोई दूसरा एक व्यक्ति है, ये दूसरा कोई व्यक्ति है, ये एक्स व्यक्ति था, ये वाई व्यक्ति है, इसको सेम सिम्टम हो रहे हैं। सिम्टम कैसे हैं? सेम है, यही सिम्टम इसको भी दिख रहे हैं, इसने वो कंज्यूम नहीं किया है लेकिन इस पर वही सिम्टम दिख रहा है जो इस व्यक्ति को दिख रहे थे इसको कंज्यूम करने के बाद। तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, समझना कि इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिमिलर। इसका एक एग्जांपल दूंगा अभी तो समझ जाओगे आप। जैसे मैं बोलूं जहर है, ठीक है, कोविड की वैक्सीन है, इसको समझाता हूँ। जहर है तो जहर हो गया, और एंटीडोट जो बनाते हो आप, एंटीवेनम जिसको बोलता हूँ, वो किससे बनाया जाता है? जहर से ही बनाया जाता है। सांप को आपने लिया, उसका जहर लिया, घोड़े में डाला, घोड़े में बहुत माइन्यूट में डाल रहे हो, घोड़े की बॉडी क्या बना रही है? एंटीबॉडीज बना रही है ना। फिर उसको आप क्या कर रहे हो? उसी जहर को आप निकाल रहे हो, मतलब एंटीबॉडीज निकाल रहे हो, और उसको आप दे रहे हो किसमें? उस व्यक्ति में जिसको फ्यूचर में जहर मतलब सांप काटेगा। तो ऐसे यहाँ पे क्या बोल रही है, मैं वो अलग टेक्निकल आपको एलोपैथी का एग्जांपल दे रहा हूँ, पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। जहर से ही तो आपने दवाई बनाई ना, जहर से ही बनाई ना दवाई। तो वही बोल रहा है, ऐसा कोई भी चीज जो एक व्यक्ति के बॉडी में जाने के बाद कोई ना कोई सिम्टम देता है, तो वही चीज को फिर हम उस व्यक्ति पे यूज कर सकते हैं जो कि वही सिम्टम शो कर रहा था। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिमिलर। समझा क्या? क्लियर है? किसी कोई डाउट तो नहीं है? इसको समझाता हूँ, यहाँ पे भी लिखा होगा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर। इसीलिए काहे पे बिलीव करता है? लाइक क्योर लाइक, ये प्रिंसिपल पे बिलीव करता है। समझा क्या? अ सब्सटेंस दैट कॉजेज सिम्टम इन अ हेल्दी पर्सन कैन क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन सिक पर्सन। कॉफी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। कॉफी का यूज इंसोम्निया, देखो क्या लिखा है, कॉफी इंसोम्निया मतलब नींद में जगा सकता है आपको, लेकिन कई जगह कॉफी को भी मिनिमम डोज से आप इंसोम्निया को ट्रीट भी करते हो। समझा गया? तो ये इसका एग्जाम्पल है। कॉफी पी लो तो नींद नहीं आती, लेकिन कॉफी का यूज नींद दिलाने में भी किया जाता है। समझा रहे? तो ये यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बहुत सारा अगर आप कॉफी पी लोगे तो फिर तो नींद नहीं आएगी, लेकिन उसके देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माइन्यूट डोजेस से आप क्या करते हो? इंसोम्निया को भी ट्रीट करते हो। ये पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिमिलर। समझ में आ गया? पक्का यहाँ तक क्लियर है ना? क्योंकि फिर आगे फिर नहीं बनने वाला। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? ठीक है, ये लॉ ऑफ सिमिलर हो गया। देन उसके बाद आप आ जाओ लॉ ऑफ प्रूविंग, है ना। ये लॉ ऑफ प्रूविंग में देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, लॉ ऑफ प्रूविंग सेकेंड वाला, अभी जो पढ़ा उसी के आधार पे समझना। इसमें बोला जाता है कि मैं प्रूविंग मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं वो ड्रग्स जिस व्यक्ति को मैंने दिया है उस पर कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। समझ रहे? अभी मैंने बताया वो जो भी दवाई है या कोई भी सब्सटेंस है, जब मैं किसी व्यक्ति पे दे रहा हूं तो उस पर कोई ना कोई सिम्टम्स आएगा। उस सिम्टम्स को समझना वही क्या कहलाएगा? आपका लॉ ऑफ प्रूविंग कहला जाएगा। समझा गया? तो ये वाला देखो यहाँ पे समझा, या मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे आपने इसको कंज्यूम कराया ये चीज, या फिर इसकी बॉडी में इंसर्ट की, ये कोई सिम्टम्स शो करेगा, इसी को समझना ही क्या कहला गया? लॉ ऑफ प्रूविंग। ताकि इस समझ से फिर हम इसको सही कर सके, है ना। यहाँ पे प्रूव निकाल रहे हो आप, प्रूविंग बोल रहे हैं इसको। लॉ ऑफ प्रूविंग देखो पढ़ो तो समझ में आएगा और अच्छे से। लॉ ऑफ प्रूविंग में क्या लिखा है? रेमेडीज आर टेस्टेड ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स, समझा रहा, टू डिटरमाइन सिम्टम्स दे प्रोड्यूस, कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, है ना, विच आर देन यूज टू ट्रीट सिमिलर सिम्टम्स इन द सिक पर्सन। अभी जो मैं बताया सेम चीज है, एक ही चीज से तीन प्रिंसिपल समझा रहा हूं मैं आप। पहला मैं क्या बोल रहा हूँ? लॉ ऑफ सिमिलर। लॉ ऑफ सिमिलर का मतलब क्या हो रहा है? देखने का नजरिया बदल रहा है बस। क्या इस ड्रग से या फिर ये कोई भी चीज है जो जब इसकी बॉडी में जाएगा तो कोई तरीके के सिम्टम्स शो करेगा। अगर यही इस तरीके के सिम्टम्स मैं दूसरे व्यक्ति में देख पा रहा हूं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये तो यही वाली चीज से ठीक किया जा सकता है। समझा क्या? तो वही ड्रग्स को कंज्यूम करा दो इसको तो ये सही हो जाएगा। ये क्या हो गया? आपका लॉ ऑफ सिमिलर हो गया। लेकिन जो पहला स्टेज था जिसमें हम इस सिम्टम को समझ रहे थे, ये क्या कहला गया? आपका लॉ ऑफ प्रूविंग कहला गया। लॉ ऑफ प्रूविंग। तो इसका मतलब क्या है? पहले लॉ ऑफ सिमिलर से हमने दोनों के बीच में सिम्टम को समझा, है ना, कि भाई इस ड्रग के कारण इसमें कौन से सिम्टम आ रहे थे, और ये तो दूसरे व्यक्ति पे उसी तरीके का सिम्टम आ रहा है, तो ये क्या हो गया? सिमिलर सिम्टम शो कर रहे हैं ना, तो ये लॉ ऑफ सिमिलर हो गया। दूसरा क्या बोलो? लॉ ऑफ प्रूविंग। लॉ ऑफ प्रूविंग में जिसपे हमने ये ड्रग्स दिया, अभी ड्रग्स बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है,
ये वाला जो सब्सटेंस है इस व्यक्ति के देने पे कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, इस चीज को समझना क्या कहला जाएगा, इसको पढ़ना, इस पे रिसर्च करना या इसको समझना क्या कहला जाएगा, लॉ ऑफ प्रूविंग कहला जाएगा। समझ में गया? तो लॉ ऑफ सिमिलर समझ में आ गया ना, लॉ ऑफ प्रूविंग समझ में आ गया। ये दूसरा है लॉ ऑफ प्रूविंग। अब आ जाओ लॉ ऑफ पोटेंटिजेशन। ठीक है, ये क्या है, पोटेंटिजेशन। अब देखो ये बिलीव करता है कि अब इस व्यक्ति को आपको क्या करना है, ठीक करना है ना। इस व्यक्ति को आपको क्या करना है, क्योंकि इस व्यक्ति में भी वही सिम्टम हो रहे थे जो इसमें हो रहे थे, तो मेरे को इसको क्या देना पड़ेगा बताओ, यही चीज देनी पड़ेगी। सबको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इस चीज को कंज्यूम करने के बाद इस व्यक्ति के अंदर सिम्टम आए थे, है ना। वो सिम्टम कौन से हैं, एक्स वाई जेड देख लेते हैं, ये सिम्टम्स आए थे। अब मैंने इसको कुछ नहीं खिलाया है, ये ड्रग्स नहीं खिलाया है, लेकिन ये सेम सिम्टम्स शो कर रहा है। इस व्यक्ति, ये कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके अंदर भी सेम सिम्टम्स हो रहे हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो मैं मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये वाला ड्रग जब मैंने इसको खिलाया था तो ये तो सेम यही सिम्टम शो कर रहा था जो इसके में है, तो इसको भी मेरे को वही चीज़ खिलानी पड़ेगी। लेकिन ये बिलीव करेगा मिनिमम डोज पे, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा डोज देना है। ये बिलीव करता है कि वाटर के पास एक मेमोरी होती है ना, मेमोरी होगी। तो ये क्या बात करेगा, यहाँ पे देखो ये जो भी है इसमें मैंने वाटर प्लस ये जो भी दवाई थी उसको मैंने इसमें वो कर दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसकी रिगरस शेकिंग होगी, रिगरस शेकिंग किया जाएगा इसको। और इसको ना ऐसे नहीं दिया जाएगा, शेक करने के बाद डाइल्यूट किया जाएगा इसको, इसमें प्लस डाइल्यूशन होगा। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो कि ये 2 है, अब इसमें मैंने एक इसमें डाल दिया, मान लो 10 ड्रॉप डाल दिया, है ना, ये 10 ड्रॉप हो गया। अब ये तो इतने में है ना, 200 ml में 10 ड्रॉप हो गया, लेकिन मैं इसको सीधा नहीं पिलाऊंगा, मैं इसमें से और डाइल्यूशन करता जाऊंगा और पानी मिलाता जाऊंगा, ताकि वो जो व्यक्ति थी, मतलब जो था, उसका कंसंट्रेशन एकदम कम हो जाए। पहले क्या बोल रहा था मैं, पहले स्टेज में क्या हो रहा है, देखो यहाँ ये मान लो 100 ml में मान लो यहाँ पे मैंने 10 यूनिट कोई भी ड्रॉप डाली है उसी ऑब्जेक्ट की, है ना, 100 ml में। लेकिन ये मैं नहीं दूंगा इसको, मैं उसको तब दूंगा, इसको इतना डाइल्यूट करूंगा मैं, डाइल्यूट मतलब इसमें इतना पानी मिलाया जाएगा और इसमें इतना ज़्यादा पानी मिलाया जाएगा जब तक ये ऐसा ना हो जाए 100 ml में सिर्फ 1 यूनिट बचे, है ना। तो आप 1 यूनिट भी डाल सकते थे, लेकिन हम 1 यूनिट नहीं डालेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 10 यूनिट डाल करके इसका रिगरस शेकिंग करी जा रही है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, शेकिंग की जा रही है, प्लस इसका डाइल्यूशन किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करना पड़ेगा आपको, है ना। ये प्रोसेस करी जाती है और तब तक लाई जाती है जब तक इसमें क्या ना हो जाए, एकदम बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी बचे, है ना। इसको बोलेंगे पोटेंटिजेशन। समझेगा? तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, रिगरस शेकिंग करी जा रही है, डाइल्यूशन किया जा रहा है। ये अब ये आपको लगेगा कि सर ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि इसमें 10 यूनिट थी, लेकिन ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि नहीं, इसमें जब मैंने 10 यूनिट डाली थी ना, तो वाटर के पास मेमोरी आ गई कि इसमें 10 यूनिट है, तो वाटर के पास वो मेमोरी ही रहेगी कि इसके अंदर 10 यूनिट है, और वो वाटर उतना ही असर करेगी जितना ये 10 यूनिट वाली कर रही होगी। और अब इसको लेने के बाद उसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसका मिनिमम डोज कर दिया, है ना। इसको तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो इसीलिए ये बिलीव करता है कि वाटर के अंदर मेमोरी है। पहला तो ये याद रखो, वाटर के अंदर मेमोरी है। आप एक बार उसमें डाल दो और बाद में निकाल भी लो तो वाटर को तो यही लगेगा इसमें ऑलरेडी 10 यूनिट है। समझ रहे हो? तो इसलिए इसमें रेगुलर शेकिंग या डाइल्यूशन किया जाता है और उसके बाद इसको आप क्या करते हो, उस व्यक्ति पे दे दोगे। जब उस व्यक्ति पे दे दोगे तो उतना ही काम करेगा ये जितना ही है, और इतना सारा हमने डाला था तो वो साइड इफेक्ट भी नहीं करेगा क्योंकि हमने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। ये होता है लॉ ऑफ पोटेंटिजेशन। समझ गया? तो यहाँ पे देख लो नेक्स्ट लॉ क्या है आपका, लॉ ऑफ पोटेंटिजेशन। कहाँ लिखा है, ये लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, लॉ ऑफ डायनामाइजेशन भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या है लिखा है, रेमेडीज आर प्रिपेयर्ड थ्रू सीरियल डाइल्यूशन एंड सक्सेशन, मतलब जो भी विगरस या रिगरस शेकिंग करी जाती है टू एनहेंस देयर थ्योरोपेटिक पोटेंशियल। आपको क्या लगेगा कि सर हम तो डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे होम्योपैथी क्या बोलेगा कि उसकी पोटेंशियल, मतलब जो उसकी पोटेंशियल है वो तो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पोटेंटिजेशन। सुनना क्या, जब आप रेगुलर बेसिस पे डाइल्यूशन कर रहे हो और शेक करते जा रहे हो उसको, और धीरे धीरे करके वो कंसंट्रेटेड फॉर्म से डाइल्यूटेड फॉर्म में बनता जा रहा है, तो कायदे से हम अगर सोचेंगे तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाना चाहिए, लेकिन होम्योपैथी बोलेगा नहीं, इसका इफेक्टिवनेस उतना ही रहेगा और या तो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर क्या है, मेमोरी है। समझा क्या? इसलिए। ठीक,
जैसे यहाँ पे लिखा है, देख लो, ये एक एग्जांपल लिखा है, इसका यूज़ किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है ना, ताकि उसकी पोटेंशियल को बढ़ाया जा सके। ठीक है, क्लियर है? ये 3 लॉ क्लियर है ना सबको? लॉ ऑफ सिमिलर सिम्टम्स सेम है अगर, तो वही ड्रग से वो ठीक किया जा सकता है। लॉ ऑफ प्रूविंग, हेल्दी पर्सन पे कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं उसको पढ़ना ही क्या है, लॉ ऑफ प्रूविंग है, ताकि उसको पढ़ने के बाद हम क्या कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें, किसका? दूसरे का, जो भी व्यक्ति अफेक्टेड है। तीसरा क्या बताया, लॉ ऑफ पोटेंटिजेशन, है ना, इसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल उसकी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? शेकिंग कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन देते इसलिए मिनिमम डोज पे काम करता है। अगर मैं बोलूँ लाइक क्योर लाइक के प्रिंसिपल पे बिलीव करता है तो सही है, ये जिस चीज़ से सिम्टम हो रहा है उसी चीज़ से हम सिम्टम भी ठीक कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति में। तो लाइक क्योर लाइक समझ में आ गया, समझ में आ गया? यहाँ पे देख लो, लॉ ऑफ प्रूविंग समझ में आ गया, ये है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज, समझ में आ गया ना? मिनिमम डोज दिया जाएगा, इस स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज देना है, ताकि हम ये क्या कर रहा है, डोज क्यों दिया जा रहा है? ये खुद ठीक करेगा कि अंदर जाके वाइटल फोर्स को एक्टिव करेगा? बताओ, ये अंदर जाकर के वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करेगा, एक्टिव करेगा। तो वही तो बोल रहा हूँ, सेल्फ हीलिंग पे काम करता है ये। तो लॉ ऑफ वाइटल फोर्स, होम्योपैथी एम करता है कि हम स्टिमुलेट कर सकते हैं बॉडी के वाइटल फोर्स को, और वो जाकर के क्या करेगा, आपकी बॉडी का जो बैलेंस है उसको रिस्टोर कर देगा और आपको हेल्दी बना देगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया ना? ये लॉ ऑफ वाइटल फोर्स। दूसरा यहाँ पे देखो, ये भी समझ गए हम, लॉ ऑफ वाइटल फोर्स, ये भी हमको समझ में आ गया, लॉ ऑफ पोटेंटिजेशन ये भी समझ में आ गया, लॉ ऑफ प्रूविंग, लॉ ऑफ मिनिमम डोज भी समझ में आ गया। क्या है? दिस द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज इज यूज्ड टू स्टिमुलेट बॉडीज हीलिंग रिस्पॉन्स विदाउट कॉजिंग साइड इफेक्ट। ये मिनिमम डोज क्यों दे रहे हैं? ताकि आपकी बॉडी में कुछ भी साइड इफेक्ट ना हो। समझ में आ गया? फिर प्रिंसिपल ऑफ सिंगल डोज, जनरली बिलीव किया जाता है कि बहुत कम से कम डोज दिया जाए। ये नहीं कि एलोपैथी टाइप आपको 1000 दवाई दे दी, बोले कि ये दिन में 10 बजे ये खाना, 12 बजे ये खाना, 2 बजे ये खाना, तो दवाई ही खाता रहेगा पूरा दिन। इसमें बिलीव किया जाता है कि जनरली एक डोज, मतलब मिनिमम डोज दिया जाए या सिंगल डोज पे काम चल जाए। फिर उसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पता है, इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब ये नहीं होगा कि सबके लिए अलग से दवाई बना के रख ली है, सर दर्द दे रहा तो भाई तू भी ये खा ले, तू भी डिस्प्रिन खा ले, तू भी डिस्प्रिन खा ले, ऐसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होता है। आप जाओगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से वो दवाई तैयार की जाएगी, समझ गए? तो आप इंडिविजुअलाइजेशन का ट्रीटमेंट होता है, आपके यूनिक जो सिम्टम्स होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके आधार पे बनाया जाता है ये सब चीज़। तो ये देखो, टेलर्ड मेड होता है। टेलर्ड मतलब समझ में आ गया? जैसे टेलर आपके लिए, सब व्यक्ति के लिए अलग अलग कपड़ा बनाएगा, है ना? आप जाओगे तो आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग। अभी एक ही शर्ट तो नहीं होगा, बोलेगा तुम भी पहन लेना, तुम भी पहन लेना। तो टेलर्ड अप्रोच उसको बोलते हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति के अनुसार आप कर रहे हो काम। तो ये टेलर्ड अप्रोच पे काम करता है। ट्रीटमेंट इज टेलर्ड टू ईच पर्सन्स यूनिक सिम्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक। आप जाओगे, आपको भी वही प्रॉब्लम है ना, सामने वाले को भी वही प्रॉब्लम, लेकिन आपके लिए अलग ट्रीटमेंट चल रहा होगा, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट चल रहा होगा। इंडिविजुअल फोकस होता है यहाँ पर, है ना? जैसे एलोपैथी में क्या होता है, सबके लिए वही, वो आपका अगर प्लेटलेट कम हो रहा है तो सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट होगा, तो ऐसा होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअलाइजेशन पे फोकस करता है। इन प्रिंसिपल से काम करता है होम्योपैथी। समझ में आ गया? एक डायग्राम दिया है यहाँ पे, देखो आपके में, ये इसको पढ़ो, क्या लिखा, व्हाट इज होम्योपैथी। अब ये सरकास्टिक इमेज डली हुई है, लेकिन इसमें से हमको काम की चीज़ निकालना है। ये तो होम्योपैथी का मजाक उड़ा रहा है, ठीक है? कैसे? ये बोल रहा है होम्योपैथी वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, फिर लास्ट में यहाँ पे बोल देगा, अच्छा से लिख दिया है, होम्योपैथी नॉट ओनली डजेंट वर्क, इट कांट वर्क। ये कभी काम ही नहीं कर सकता, ऐसा बोल रहा है ये। क्यों बोल रहा है उसके पीछे यहाँ पे इसने बोला है। सबसे पहले ये लाइक क्योर लाइक पे काम करता है, मतलब क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट कॉज सिम्टम्स इन हेल्दी पर्सन विल क्योर डिसीज। ठीक है, अ सब्सटेंस दैट कॉजेज अ सिम्टम्स इन अ हेल्दी पर्सन विल क्योर अ डिसीज विथ सिमिलर सिम्टम्स। अभी देखा, लॉ ऑफ सिमिलर ये बोलता है। दूसरा ये क्या बोल रहा है, डाइल्यूशन इंक्रीजेस पोटेंशियल। आपको बताया था ना मैंने अभी, जितना ज़्यादा डाइल्यूट करोगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल उसकी बढ़ जाएगी उसकी, है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस द स्ट्रॉन्गर द बेनिफिशियल इफेक्ट्स। कंसंट्रेशन जितना कम से कम हो, डाइल्यूशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, उतना ज़्यादा असरदार होगा, ये बोल रहा है, ठीक है, होम्योपैथी। तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे समझो, वाटर हैज़ मेमोरी, शेकिंग कॉजेज द वाटर मॉलिक्यूल्स टू रिमेंबर द सब्सटेंस बेनिफिशियल इफेक्ट। वो 10 यूनिट जो मैंने डाली थी, 10 यूनिट जो मैंने इंसर्ट की थी वाटर में, वो वाटर ने समझ गया ये 10 यूनिट इसकी पोटेंशियल कितनी है और ये किस लिए डाला गया है।
अब फिर आप उसको बाद में निकाल भी दोगे 9 को, वो 1 रहेगा तो भी वाटर तो समझ गया था किस लिए डाला है, और वो उतना ही काम करेगा जितना 10 यूनिट के डालने से हो रहा था। तो यही है, शेकिंग कॉजेस वाटर मॉलिक्यूल टू रिमेंबर द मेमोरी। इसीलिए ये फिर मजाक उड़ाता है, बोलता है कि सिर्फ काम नहीं करता, ये कभी काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, खैर अपने काम का नहीं है ये, तो आपको दिखेगा ही नहीं, मेरे को भी नहीं दिख रहा है वो क्या लिखा है। ठीक है, बस डेफिनेशन ही लिखी है उसमें, होम्योपैथी क्या है, आजकल पूरी दुनिया में किया जा रहा है, ये सब चीज़ें बताइए। ठीक है, मेन जो है वो हम लोगों ने सब समझ लिया। वो लॉज याद रख लेना, सारे लॉज। अब देखो इसको पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा, होम्योपैथी। चलो, सैमुअल हैनेमैन ने बनाया था इसको, लाइक्स के और लाइक के प्रिंसिपल पे काम करता है, वाटर हैज़ मेमोरी इस पे बिलीव करता है, और क्या है, ये स्टिमुलेट करेगा बॉडी की हीलिंग प्रॉपर्टी को, अपने से जाकर के इलाज नहीं करने लगेगा, आपके अंदर एक वाइटल फोर्स है। इसीलिए पहला लॉ क्या है, वाइटल फोर्स का, जो सबसे लास्ट में लिखा है, वो बिलीव करेगा कि आपके अंदर एक वाइटल फोर्स है, बस उसको जाकर के जगा देना है और आपकी बॉडी उसको काम करने लगी। वैसे ही है जैसे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है ना। तो दूसरा लॉ ऑफ सिमिलर आपको पता है, इंडिविजुअलाइजेशन आपको पता है, मिनिमम डोज का कंसेप्ट आपको पता है, वाइटल फोर्स आपको पता है ना, बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइटल फोर्स और लाइफ एनर्जी दैट मेंटेन्स हेल्थ एंड बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, फिर वही है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है, माइंड बॉडी और सारा स्पिरिट सबको इंटीग्रेट करके ट्रीटमेंट किया जाता है। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम, लॉ ऑफ प्रूविंग आपको पता है, लॉ ऑफ पोटेंटिजेशन पता है आपको, क्या लिखा है फिर नॉन सप्रेशन में, होम्योपैथी एम्स टू ट्रीट, वही रूट कॉज को ट्रीट करेगा, सिर्फ सिम्टम को सप्रेस करने का काम नहीं करता ही, आपके रूट कॉज पे जाएगा, उस रूट कॉज को एड्रेस किया जाता है। फिर क्रॉनिक और एक्यूट कंडीशंस को भी जाकर के आप ठीक कर सकते हो, बाकी की चीज़ें कुछ काम की नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट वाइल मैनी पीपल, हाँ बस वो ये बोल रहा है कि अपने से डॉक्टर नहीं बनना है, जाकर के डॉक्टर को दिखा करके ही सब कुछ करना है। ठीक है, हमारा आयुष में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, आयुर्वेद देख लिया था, योग देख लिया था, फिर उसके बाद सिद्धा देख लिया था, सोवा रिगपा देख लिया था, और होम्योपैथी देख लिया था। 2 और बचे हैं आपके, यूनानी और एक नेचुरोपैथी। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं, देन देखते हैं कि आगे क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे वही है, ये है आपका यूनानी हेल्थ केयर सिस्टम। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन की अगर हम बात करें, ओरिजिन इसका कहाँ से है, तो ये है एंशियंट ग्रीस, एंशियंट जो ग्रीस है वहाँ से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। ठीक है, ये एंशियंट समय में ये ग्रीस में हुआ करता था, ऐसा ये मेडिकल प्रैक्टिस था ना, ये मेडिसिन प्रैक्टिस है जो एंशियंट ग्रीस में किया जाता था, है ना। इसके फादर बोला जाता है हिप्पोक्रेटस को, इनको बोला जाता है फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन। ठीक है, ये इनको इसका श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है ना, इसको बनाया है। तो अब बाद में आपको पता है एशियन के समय में, फिर बाद में आपको पता है इस्लाम के आने के बाद जो क्रूसेड होता है, क्रूसेड मतलब यहाँ पे जो धर्म युद्ध होता है, तो यूरोप, यहाँ पे आपका यूरोप, ये पूरा यूरोप वर्ल्ड है, एंड यहाँ पे पूरा अरब वर्ल्ड था, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसी समय यहाँ पर मेडिवल इंडिया की बात, मतलब मेडिवल समय की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इनके बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे होता है कल्चरल एक्सचेंज, यहाँ पे काफ़ी कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिलता है। एंड फिर उसके बाद यहाँ से यूरोप से, ग्रीस तो यूरोप में पड़ता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये यहाँ पे गया यूनानी मेडिसिन, है ना, यहाँ पे गया यूनानी मेडिसिन। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो अरब वर्ल्ड में ये जाता है यूनानी मेडिसिन, और यहाँ पर इसका काफ़ी एनरिचमेंट होता है। यहाँ पर अभी सिर्फ ग्रीक का कल्चर के हिसाब से वो बना हुआ था, एंड बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कल्चर, अरब कल्चर इसमें आता है ना। तो अरब वर्ल्ड में, इस पूरे में आप देख सकते हो यूनानी मेडिसिन जो ग्रीस का ओरिजिन था, बाद में यही का मतलब यूनानी मेडिसिन का यहाँ पे एनरिचमेंट होता है ना, काफ़ी एनरिचमेंट होता है यहाँ पर। और फिर जब यहाँ पे आप देख सकते हो अरब वर्ल्ड के बाद, अब यहाँ पे आपका इंडिया एंड इस्लामिक इन्वेजन के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हो जब यहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन होता है, इस्लामिक इन्वेजन, और उसके साथ साथ जब यहाँ पे दिल्ली, हमारे यहाँ इंडिया में दिल्ली सल्तनत बना था, दिल्ली सल्तनत, तो उस समय ये इंडिया में आया,
ठीक है, ये यूनानी से मेडिसिन सिस्टम हमारे यहाँ फिर इस समय आता है मेडिवल इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे आता है। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यूनानी, यहाँ पे क्या हो गया आपका, यूनानी गॉट एसिमिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ फिर ये क्या हो गया, एसिमिलेट हो गया। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम मिलता है जो बहुत ज़्यादा इसको एनरिचमेंट में जिनका मतलब कंट्रीब्यूशन मिलता है, इब्न सीना का नाम मिलता है यहाँ पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो दो पर्सनैलिटी का नाम याद रखना, हिप्पोक्रेटस और इब्न सीना, इनका नाम, इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और इनिशियली बताया था मैं, ग्रीस का इसका ओरिजिन है। जब धर्म युद्ध चलता है या क्रूसेड चलता है, ये कब का समय की बात कर रहा हूँ, क्रूसेड। क्रूसेड में क्या हो रहा था समझ में आता है आपको? क्रूसेड का मतलब, क्रूसेड में इनको इस्लाम फैलाना है, इनको क्रिश्चियनिटी फैलानी है, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। उस समय जो कॉन्स्टेंटिनोपल आप जानते होगे, उस समय वो बहुत बड़ा उसको लगता था कि इसको कौन कंट्रोल कर ले। जेरूसलम, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी जिन पे दोनों अपना वो करना चाहते थे। और फिर उसके बाद इनके बीच में इसी को लेकर के क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। तो एक दूसरी जगह में आप देख सकते हो कि ह्यूमंस ट्रैवल करते हैं और उसके साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो इसी कल्चरल एक्सचेंज का एक छोटी सी चीज़ जो होती है वो क्या है आपका, यूनानी मेडिसिन ग्रीस से, यूरोप से यहाँ पे पहुँचता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद और भी यहाँ पे एनरिचमेंट होगा। और जब ये इस्लामिक इन्वेजन होता है हमारे इंडिया में, तो उसके बाद आप देख सकते हो इंडिया में क्या होता है, फिर दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट होता है और इसको प्रमोट किया जाता है। इसको प्रमोट करोगे क्योंकि वो जितने सल्तनत वाले लोग थे वो क्या लेके आए थे वहाँ से, वो लेके आए थे यूनानी मेडिसिन, और फिर वो उसी को प्रमोट कर रहे थे। और फिर वो हमारे यहाँ धीरे धीरे करके वो चलन हो गया। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि यूनानी मेडिसिन आज भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात क्या, ओरिजिन की, है ना। होम्योपैथी हम लोगों ने कंप्लीट किया था ना पूरा, कुछ छूटा तो नहीं था उसमें। ठीक है, तो ये रहा अपना क्या, एक ओरिजिन का हम लोगों ने समझ लिया। और आया कैसे, तो ये एंशिएंट ग्रीस था। एंशिएंट ग्रीस के बाद ये कहाँ पे आता है आपका, उसके बाद आ जाता है ये मेडिवल समय में, ये मेडिवल्स का समय है। यहाँ पे आता है अरब वर्ल्ड में। अरब वर्ल्ड में यहाँ पे क्या होता है, इसका एनरिचमेंट होता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये आपका आ गया इंडिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। ये क्या है आपका, इस्लामिक इन्वेजन। और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिल्ली सल्तनत। इसने इसका प्रमोशन किया। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे यहाँ यूनानी मेडिसिन आता है। उसके बारे में आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन में आपको बताना पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा था, आयुष में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो मेडिसिन सिस्टम है वो इंडिया के ही हो, है ना। वो ओरिजिन उसका इंडिया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है ना। ठीक है, हो गया। समझ में आ गया क्या है इसका ये। अब वही क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए आपको, किस चीज़ पे बिलीव करता है। तो यहाँ पे 4 ह्यूमर्स, जैसे वहाँ पे त्रिदोष पे बिलीव करता है, यहाँ पे 4 ह्यूमर्स पे बिलीव करता है। ठीक है, वो ह्यूमर्स वही आपका, अब यहाँ पे वहाँ पे देखो, वहाँ पे हम लोगों ने त्रिदोष पढ़ा था। त्रिदोष क्या तय करता है, आपकी प्रकृति, है ना, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। यहाँ पे प्रकृति के लिए वर्ड क्या याद करेंगे, आपका मिजाज कैसा है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड हो जाएगा मिजाज। ठीक है, बोलते हैं ना ये इस मिजाज का व्यक्ति है, तो वो मिजाज कहाँ से आया है, ये यहीं पे से आ रहा है वो वर्ड। ठीक है,
ये समझ में आ गया सबको, है ना? ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बनाना है तो बना लो, आपके ऊपर है। चले बढ़े आगे। यहाँ पे देख सकते हो यूनानी हेल्थ केयर का जो सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर है उसको यूनानी टिब्ब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे वर्ड याद रखना, यूनानी टिब्ब आ गया तो यूनानी को ही यूनानी टिब्ब के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसका रूट कहाँ पे, एंशिएंट ग्रीस या फिर ग्रीक में है, और फिर उसके बाद ये अरब वर्ल्ड में जाता है जहाँ पर इस्लामिक मेडिसिन इसमें ऐड होता है ना? इसका ओरिजिन क्या है? ग्रीस है। इट वॉज फर्दर डेवलप्ड एंड रिफाइंड बाई इस्लामिक स्कॉलर्स एंड फिजिशियन, है ना? जैसे कि यहाँ पे इब्न सीना का नाम बताया था मैंने आपको, उनका नाम है ना? राजी हैं एक। फिर उसके बाद यूनानी मेडिसिन जो बेस्ड है वो 4 ह्यूमर्स के प्रिंसिपल पे बेस है। 4 ह्यूमर्स मतलब 4 यहाँ पे बेसिक फ्लूइड आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, है ना? ब्लड होता है जिसको ब्लड है, खून, बलगम जिसको फलगम यहाँ पे लिखा जाता है, फलगम बोलते हैं, बलगम है। फिर येलो बाइल है और ब्लैक बाइल है। बाइल जूस वही जो आप बाइल जूस पढ़ते हो वही, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। तो यहाँ पे आपकी बॉडी में 4 फ्लूइड होते हैं। यही अगर बैलेंस में रहेंगे तो आपकी बॉडी सही रहेगी, यही डिस्टर्ब होगा तो आप बीमार हो जाओगे, और यही मिलकर के आपकी पर्सनालिटी को तय करेंगे, जिसको क्या बोल दोगे आप, मिजाज बोल दोगे। अगर आपने आयुर्वेद ध्यान से पढ़ लिया है तो ये समझ में आ ही गया होगा क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म, है ना? कुछ प्रिंसिपल्स पे ये बिलीव है ना? कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आपसे पूछेगा तो क्या है? सबसे पहले यहाँ पे आपका बात करेगा, ये बात करेगा प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी जड़ है, मतलब इसका कोर चीज है ना? ह्यूमर वही है, 4 ह्यूमर्स जिसकी मैं बात कर रहा था। यही बैलेंस ऑफ 4 ह्यूमर्स इज बिलीव टू बी एसेंशियल फॉर हेल्दी, है ना? हेल्थ अगर आपको चाहिए तो इन्हीं 4 ह्यूमर्स में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अगर एनी बैलेंस इसमें हुआ तो आपको क्या हो जाएगा? डिसीज हो जाएगी। अगेन कंपेरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद बिलीव करता है इन कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष, है ना? इस पे बिलीव करता है, मतलब यहाँ पे 5 तत्व हैं, है ना? इनका कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? इनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है त्रिदोष। त्रिदोष में अगर बैलेंस है तो मतलब आपका वेलबींग इंश्योर्ड है, आपके पास वेलबींग है ना? ये इम्बैलेंस हुआ तो क्या हुआ? इम्बैलेंस मतलब डिसीज या फिर इलनेस हो गया, ठीक है? ये हुआ, यही पढ़ा था हम लोगों ने। अब वही है, यहां पे आ गया तो फिर क्या करोगे? इसको ट्रीट कैसे करोगे? इसका ट्रीटमेंट क्या है? रिस्टोरिंग दी बैलेंस, यही था, रिस्टोरिंग द बैलेंस ऑफ त्रिदोष। यही तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। सेम चीज तो यहां पे भी बोल रहा है ना, सेम चीज यहां पे भी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है इसमें? यहां पे बात कर रहा है, यहां पे भी देखो, जैसे वो यहां पे एक चीज जो है, जैसे ये भी आपके 4 वो 5 तत्वों की बात कर रहा है। ये एक कौन सी चीज की बात नहीं कर रहा? आकाश की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एयर की ये भी बात करेगा, वाटर की ये भी बात करेगा, फायर और अर्थ, ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स से बना हुआ है, ये भी बिलीव करेगा।
ये भी वही बोल रहा है कि 4 ह्यूमर जो होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, यही 4 एलिमेंट से एसोसिएटेड होते हैं, है ना। ईच ह्यूमर इज लिंक्ड विथ स्पेसिफिक टेम्परामेंट, अभी बताऊंगा मैं आपको। हर एक ह्यूमर से आप व्यक्ति का मिजाज या फिर उसका टेम्परामेंट कैसा होगा उससे आप पता लगा सकते हो। किसी में अगर ये येलो बाइल एक्सीड करता है तो उसका थोड़ा सा आप अलग तरीके का टेम्परामेंट देखते हो, है ना। तो यही चीज़ वहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो सिमिलरली ये भी तो वही बोल रहा है, यहाँ पे बस क्या था, पंच तत्व था, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, ये 4 एलिमेंट्स हैं, है ना। एक को छोड़ दो इसमें, है ना। तो यहाँ पे पृथ्वी हो गई। अब यहाँ पे आप क्या इंग्लिश में लिखोगे, यहाँ पे या तो इंग्लिश में लिखो या तो फिर उनके लैंग्वेज में जो बोलते हैं वो लिखो। अब यहाँ पे आप पृथ्वी लिखने को हम लिख सकते हैं, लेकिन ये उनके वर्ड्स नहीं है, समझ रहे हो। आयुर्वेद में पृथ्वी आप यूज़ करते हो, जल आकाश वायु अग्नि, आग नहीं लिख रहे हो वहाँ पे, अग्नि लिख रहे हो, समझ रहे। तो वो वर्ड जो वो यूज़ करते हैं वो लिखो, ज़्यादा होशियारी मारने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, नहीं तो फिर आपके नंबर कट सकते हैं। आपको लगेगा मैं तो वही लिख रहा हूँ, लेकिन फिर वो आपके लिए वही होता है, सामने वाले के लिए अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स में या तो इंग्लिश में लिखो या तो उनका, वो हम याद नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर वही याद कर लो, फिर बाकी का पूरे सिलेबस में इतनी चीज़ें याद करने को रहती है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अर्थ, फायर, फिर वाटर और एयर, है ना। ये इससे क्या एसोसिएट होगा, यहाँ पे 4 ह्यूमर्स होंगे, येलो बाइल और ब्लैक बाइल, ठीक है। इन्हीं ह्यूमर्स का बैलेंस क्या है, इन्हीं ह्यूमर्स का बैलेंस होगा तो वेलनेस होगी, इन्हीं में इम्बैलेंस होगा तो क्या हो जाएगा आपका, इलनेस हो गई, इलनेस या फिर डिसीज हो गई, ठीक है। सेम चीज वहाँ पे आयुर्वेद बोल, बस वर्ड का चेंज कर दो। और यहाँ पे याद रखना 4 एलिमेंट्स है, वहाँ पे 5 एलिमेंट्स थे, वहाँ पे 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, सबसे पहला हम लोगों ने समझ लिया ह्यूमरिज्म। फिर एलिमेंट्स एंड टेम्परामेंट, तो ये इसका मतलब क्या है, 5 में से एक को अलग कर दो, आकाश को, बाकी जो बच गए उन सब से मिल करके क्या बनेगा, आपका मिजाज या आपका टेम्परामेंट तैयार होगा। ह्यूमर्स बनेंगे जिनके हिसाब से आपका टेम्परामेंट दिखता है, ठीक है। अबे टेम्परामेंट कितने, जैसे यहाँ पे बात किया गया है टेम्परामेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो सैंग्वाइन टेम्परामेंट हो सकता है, फल्गमेटिक हो सकता है, कॉलेरिक हो सकता है, मेलनकॉलिक हो सकता है। क्या है नीचे अभी देखेंगे, ये इस तरीके से आपका टेम्परामेंट हो सकता है। 4 टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, यूनानी सिस्टम में 4 तरीके की बात करी जाती है, देखेंगे अभी क्या है। देन हॉलिस्टिक अप्रोच होगा, ये सब में बताया था, मतलब क्या है, माइंड बॉडी स्पिरिट सबका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। देन उसके बाद मिजाज क्या है आपका, टेम्परामेंट। तो यहाँ पे क्या बता दिया मैंने, आपको याद रखना क्या क्या, यूनानी में जब आप आंसर लिखोगे तो आपको यही चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले 4 एलिमेंट, यहाँ पे 4 ह्यूमर्स, और यही 4 ह्यूमर्स क्या डिटरमाइन करेंगे, आपके टेम्परामेंट डिटरमाइन करेंगे या फिर मिजाज डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें याद रखनी है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिजाज क्या है, टेम्परामेंट। हर एक पर्सन की एक यूनिक टेम्परामेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मिजाज बोला जाता है ना, जो कि किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन सा डोमिनेंट ह्यूमर है उसकी बॉडी के अंदर, है ना। जैसे मैं बोलूँ आपके अंदर कौन सा दोष ज़्यादा है, वात दोष है, पित्त दोष है ना, कफ दोष है, उसके अनुसार आपकी प्रकृति तय हो रही थी ना। तो यहाँ पर भी क्या बोल रही है कि कौन सा डोमिनेंट ह्यूमर है, उसके हिसाब से आपका मिजाज या टेम्परामेंट तय होगा। फिर से इसी पे आते हैं इस डायग्राम पे। तो यहाँ पे समझने के बाद यहाँ पे आप देखो ये 4 एलिमेंट ये एसोसिएटेड है ह्यूमर से, और यही जो 4 आपके ह्यूमर्स है ये क्या करेंगे, आपकी ये डिटरमाइन करेंगे क्या, दी टेम्परामेंट और मिजाज ऑफ इंडिविजुअल। देखो एक चीज छोड़ करके दूसरी चीज समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। आयुर्वेद बस आपको मैंने बोली थी पहली क्लास अगर आपको बन गई तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा हर कुछ,
ठीक है। तो वो हमको कुछ पढ़ना नहीं है, बस एक चीज़ समझनी थी कि क्या चीज़ हो करके क्या होता है। सब में यही पढ़ रहे हैं भाई, हमारे अंदर एक वाइटल फोर्स होती है, उस वाइटल फोर्स पे सब बिलीव करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वाइटल एनर्जी है, वाइटल फोर्स है, बस वही सब कुछ करती है। आपको बस उसको जाकर के क्या कर देना, स्टिमुलेट कर देना। अगर वो बैलेंस में है तो सब कुछ सही है, इम्बैलेंस हो गया तो बीमारी हो जाएगी। बीमारी का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसी को रिस्टोर कर देना, यही सब में पढ़ रहे हैं हम। तो वही है बेसिक, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, बस नाम याद रखना किसमें क्या बोला जा रहा है। वहाँ पे वर्ड यूज़ कर लोगे त्रिदोष, यहाँ पे यूज़ कर लोगे ह्यूमर्स। वहाँ पे त्रिदोष के नाम तीनों के पता होने चाहिए, यहाँ पे चारों का नाम पता होना चाहिए, है ना, बस इतना। फिर उसके बाद यहाँ पे टेम्परामेंट जो तैयार करेंगे वो 4 तरीके के हैं, अभी देखेंगे क्या है। तो फिर वही ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पर, अगेन वही चीज़ देख लो, ट्रीटमेंट एम्स टू, ये बस एक ही चीज़ याद करनी है बस आपको, और कुछ नहीं। सब में यही है, योग में भी यही है ना, उसमें सब में, होम्योपैथी में भी यही है, सब में यही था, इसमें भी वही रहेगा। अब ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आप हर्बल मेडिसिन का यूज़ करते हो, अगेन वहाँ पे भी डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज की बात करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, वो है हिजमा, मतलब यही है वो कपिंग थेरेपी जो आप जानते हो, है ना, जो सबसे ज़्यादा चलन में रहती है, ठीक है। तो ये अलग से 2 मार्कर में आ सकता है आपको, क्योंकि बहुत फेमस है इसलिए पूछ सकता है आपसे। पंचकर्म में जैसे मैंने आपको बताया था वो सारे बहुत फेमस है, इसलिए 2-2 नंबर में कोई भी पंचकर्म आ सकता है। पंचकर्म के अलावा एक और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी दी जाती थी, क्या बोलते थे उसको, सिरोधारा, वो आएगा, याद रखना, सिरोधारा आप, है ना, उसको अच्छे से याद करके जाना। क्या करा जाता है सिरोधारा में, तेल पानी कुछ भी आपकी तीसरी आंख में गिराई जाती है, तीसरी आंख मतलब यहाँ दोनों आईब्रो के बीच, ठीक है। देन उसके बाद प्रिवेंटिव होगा, हर कोई, मैंने आपको बताया प्रिवेंटिव होगा, प्रिवेंटिव भी है क्यूरेटिव भी है। प्रिवेंटिव मतलब आपको इसको इसलिए भी फॉलो करते हो ताकि मैं कभी फ्यूचर में बीमार ना हूँ, है ना। योग हम इसलिए भी करते हैं ताकि फ्यूचर में हम बीमार ना, इम्यूनिटी बढ़े हमारी, इसीलिए करते हैं। तो वहीं पे आप बोल सकते हो प्रिवेंटिव मेजर यूनानी एम्फेसाइज करता है कि आपको बीमार ही ना हो, है ना, ठीक है। तो आप बीमारी नो ठीक तो कर देगा, लेकिन पहला ऑब्जेक्टिव तो यही हो ना कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वहीं पे यही बात कर रहा है, यूनानी एम्फेसाइज करता है प्रिवेंटिव मेजर, ताकि आपकी हेल्थ और डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है, हेल्थ को मतलब मेंटेन किया जा सके। फिर उसके बाद इसीलिए ये क्या बोलता है आपको, एक बैलेंस डाइट का बात बोलता है, एक्सरसाइज की बात करता है, और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की बात करता है, ठीक है। अभी एक कोई रिपोर्ट थी, उसमें बोला जाता था कि हमारे इंडिया में जो भी लोग खाना खा रहे हैं, 80% जो पॉपुलेशन खा रही है खाना, वो ऐसा खाना खा रही है जिसको मतलब वो आपको बीमारी करेगा। तो जो चावल खा रहे हो आप, है ना, स्टार्च इतना है उसमें, हम जो रोटी खा रहे हैं कार्ब इतना ज़्यादा है ना, वो हम खा जरूर रहे हैं, आप प्राउड भी करते हैं कि नहीं हम तो रोटी दाल वाले लोग हैं। तो वो आप अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखोगे तो वो डाइट कोई अच्छी डाइट नहीं होती, है ना, वो बकवास ही है, मतलब उनके हिसाब से जो रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि इसीलिए आप देखो दुनिया का जो डिसीज़ कैपिटल बन रहा है वो कौन बन रहा है, इंडिया बन रहा है। आप उस पर मत जाओ कि नहीं हम तो सदियों से खाते आए हैं, ये सदियों से आप मिलेट्स खाते हैं, वो गेहूं और ये चावल का कल्चर अभी बहुत तेज़ी से बढ़ा है अंग्रेजों के आने के बाद। वो तो आपको बोलते थे कि आप इन्फीरियर क्रॉप्स खा रहे हो, क्या बोलते हैं मिलेट्स को, स्टेपल फूड ऑफ पुअर्स बोला जाता है ना। तो वो आपको लगा कि नहीं नहीं मैं तो पुअर नहीं हूँ, मैं तो अमीर हूँ, इसलिए मैं क्या खाऊंगा, अब गेहूँ खाऊंगा। तो गेहूँ को आपने चालू कर दिया, अब उसका कॉन्सिक्वेंस इतने सालों में पूरा हेरिडिटरी जो आप प्रॉब्लम्स देख लो पूरा जो आ चुका है ना। तो ये उसमें ग्लूटेन वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ है। तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें आपको इशूज़ आने लगे, वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र भी होने लगेगा, हेरिडिटरी हो गया वो। अब आप देखो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर की प्रॉब्लम इंडिया में, सबसे ज़्यादा डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इंडिया, है ना। सारी जो नॉन कम्युनिकेबल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कौन है, इंडिया है। सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब आप उठा लो दुनिया में कोई भी डिसीज़ हो रही है, कहीं ना कहीं इंडिया में आपको मिल ही जाएगी वो, हर एक डिसीज़। वो नॉन कम्युनिकेबल की बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेबल हमारे यहाँ से ज़्यादा अफ्रीका में होता है क्योंकि वो स्प्रेड होती है, और हमारे यहाँ वैसे भी इतना गंदगी में रह रहे हैं तो सबकी बॉडी इम्यून हो गई है, एडजस्ट हो गई है, ठीक है। तो यही तो कारण था कि कोविड में हमारे यहाँ उतना ज़्यादा, ठीक है। नेचुरल रेमेडीज़ पर फोकस करता है ये सबसे ज़्यादा, है ना। सारे के सारे जो भी पढ़ रहे हो आप वो नेचुरल रेमेडीज, आर्टिफिशियल हो गया तो फिर तो एलोपैथी हो गया वो सब कुछ, है ना। तो यहाँ पे सब में क्या होगा, आपका नेचुरल रेमेडीज होगा, जहाँ पर आपको बताया ना कि इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे प्लांट से हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, एनिमल से होंगे। अब एनिमल्स का ब्लड हो सकता है, बोन्स हो सकता है ना, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप एनिमल्स के। तो यहाँ पे द प्रिपरेशन एंड फॉर्मुलेशन आर ऑफन ट्रेडिशनल,
एंड हैव बीन पास थ्रू जनरेशन। ये तो अंडरस्टूड है, ये सारे जो भी इसका नॉलेज है वो जनरेशन टू जनरेशन आपका पास हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जो कि आपकी क्लीनिंग के लिए या फिर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था वो ब्लड निकाला जाता है आपकी बॉडी से, है ना, मसाज वगैरह करा जाएगा, फास्टिंग वगैरह किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। इसमें एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था हिजमा, ठीक है, वो थेरेपी भी इसमें आ जाती है। तो इसमें बहुत सारी आपकी थेरेपी बेस्ड ये मेडिसिन सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा थेरेपी होती है इसमें। फिर डायग्नोस करने में सबसे इंपॉर्टेंट है पल्स डायग्नोस करना, है ना, नब्ज बोलते हैं इसको, नब्ज बोलते हैं ना, नब्ज से पकड़ के आपका चेक करते हैं कि आपको क्या हुआ है। तो ये पल्स डायग्नोसिस या फिर इसको जो नब्ज आप वर्ड जान रहे हो ना वो यही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो नब्ज पर्शियन या फिर शायद अरबिक वर्ड है, हिंदी का नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हो तो डायग्नोसिस में बहुत फेमस है इनका क्या, नब्ज पकड़ करके जो चीज़ें समझते हैं, पल्स डायग्नोसिस, ठीक है। एंड देन आपकी हिस्ट्री वगैरह पूरी जानी जाती है। जैसे आप यूनानी में इसमें अगर आप ट्रीटमेंट लेने जाओगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री जानी जाएगी कि क्या लाइफस्टाइल रह रहा है, आप पिछले 5 साल से कौन सा खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, सब पूरी हिस्ट्री लेने के बाद फिर पेरेंटल हिस्ट्री कि भाई मम्मी को क्या है, पापा को क्या है, ये सब पूछने के बाद आपका इंडिविजुअल ट्रीटमेंट किया जाता है। इंडिविजुअलिस्टिक है ये भी, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कोशिश की जाती है कि इंटीग्रेशन हो मॉडर्न मेडिसिन का, और इसमें अब किया जा रहा है, रिसेंट समय में इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। इन सम रीजन्स यूनानी मेडिसिन इज इंटीग्रेटेड विथ मॉडर्न मेडिसिनल प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिशनर्स में यूज डायग्नोस्टिक टूल्स एंड मेडिकेशंस फ्रॉम कन्वेंशनल मेडिसिन व्हेनेवर नेसेसरी, है ना। जहाँ पे भी उनको लगता है कि भाई इसकी हेल्प ले सकते हैं मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स की, तो वो उसमें ले लेते हैं, इनके लिए उतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं, ठीक है। फिर कंसेप्ट ऑफ ह्यूमर्स देख लेते हैं। इसमें अभी बताया था मैंने कंसेप्ट ऑफ ह्यूमर्स, ये आएगा आपको 7 नंबर में, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमर्स इन यूनानी मेडिसिन, और उसका रिलेशन कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकता है आयुर्वेद से, दोष से क्या है, क्या इसका दोनों के बीच में रिलेशन है। तो अभी क्या बताया मैंने आपको, ह्यूमर्स का कंसेप्ट कहाँ होगा, यूनानी मेडिसिन में। त्रिदोष का कंसेप्ट कहाँ होगा, आयुर्वेद में। यूनानी में क्या बोलेगा, यूनानी मेडिसिन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ 4 ह्यूमर्स। अब ह्यूमर्स को यहाँ पर एक टर्म दे सकता है, उसको अकलत बोलते हैं, है ना। यहाँ पे ह्यूमर्स तो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, बाकी के टर्म याद नहीं रखना है आपको, लेकिन ये तो याद होना चाहिए। अगर 2 नंबर में अकलत लिख दिया वो, तो फिर आप वहाँ पे फ्यूज हो जाओगे कि क्या आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो अकलत ये वर्ड याद रख लेना, ये ह्यूमर्स को बोलते हैं वो। 4 इंपॉर्टेंट ये याद करना पड़ेगा आपको, जैसे वहाँ पे त्रिदोष याद किया था वैसे यहाँ पे याद करना पड़ेगा आपको। क्या 4 क्या है आपके पास ह्यूमर्स, कौन कौन से, ब्लड है, बलगम है, ठीक है, जिसको बलगम बोलते थे, इंग्लिश में फलगम लिखते हैं उसको, ठीक है। येलो बाइल है जिसको साफरा बोलते हैं, ब्लैक बाइल है जिसको सौदा बोलते हैं, ठीक है। ये ह्यूमर जो होते हैं ये फंडामेंटल फ्लूइड्स है, ये फंडामेंटल फोर्स वहाँ पे कौन थे, त्रिदोष थे। वैसे यहाँ पे ये फंडामेंटल फ्लूइड्स है जो हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। त्रिदोष में भी यही है, वो त्रिदोष हमारा फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है या अफेक्ट करता है। बैलेंस अमॉन्ग दीज ह्यूमर्स इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ दोष बैलेंस इन आयुर्वेद। यही हम लोगों ने पढ़ा है। कंपैरिजन विद दोष करो, इन आयुर्वेद हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय बैलेंसिंग द त्रिदोष, वात पित्त और कफ। बोथ द सिस्टम एम्फसाइज ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस बनाने की बात करेगा, अमॉन्ग फंडामेंटल बॉडीली एलिमेंट्स, है ना, टू एंश्योर द ओवरऑल वेलबींग। अब यहाँ पे आ जाओ, मिजाज, यहाँ पे क्या है, टेम्परामेंट। मिजाज किसको बोल रहे हो आप, मिजाज रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स टेम्परामेंट, हर एक व्यक्ति की जो प्रकृति है उसी को यहाँ पर उर्दू या फिर अरबिक या फिर पर्शियन वर्ड में हम क्या बोल रहे हैं, उसको मिजाज बोल रहे हैं, ठीक है। अभी ये कौन सा वर्ड है इससे लेना देना नहीं है, हो सकता है उर्दू हो सकता है ये आपका पर्शियन हो सकता है ये आपका अरबिक हो, पूछेगा नहीं कि ये वर्ड कहाँ से डेराइव हुआ है, ठीक है। तो मिजाज हमको पता होना चाहिए, मिजाज मतलब टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपका जो बिहेवियर है उसको यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, मिजाज। ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, मिजाज आपके ह्यूमर्स के द्वारा। कौन सा डोमिनेंट ह्यूमर है आपकी बॉडी में वही तय करेगा आपका मिजाज या टेम्परामेंट कैसा होने वाला है।
इट अफेक्ट्स पर्सन्स फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। हर चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी फंडामेंटल चीज़ें होंगी वो सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेंगी, मेंटल एस्पेक्ट, आपका थॉट प्रोसेस है ना। अगर आप तामसिक प्रवृत्ति के हो तो आपकी सोच अलग होगी, आप सात्विक प्रवृत्ति के हो तो आपकी सोच अलग होगी। तो यहाँ पे सोच से भी इनका लेना देना रहता है, ठीक है। वैसे ही जैसे दोष क्या कर सकता है, आपकी टेम्परामेंट को अफेक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं आयुर्वेद में। समझ में आ गया। अब ये है वो चीज जो आपका 4 ह्यूमर्स हैं, 4 ह्यूमर्स हैं, है ना। ये 4 ह्यूमर्स जो होते हैं, अब ये कैसे तय करते हैं, जैसे मैं बोलूं आपकी पर्सनैलिटी, आपका टेम्परामेंट। अगर मान लो आपका ब्लड डोमिनेंट है ना, आपके बॉडी में बॉडी फ्लूइड ह्यूमर कौन सा डोमिनेंट है, ब्लड, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सैंग्वाइन होगी। इसमें आप कैसे हो जाओगे, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी, है ना। बताया ना अभी, वो क्या करता है, आपकी क्वालिटी को तय करेगा, आपकी टेम्परामेंट या आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे लिखा है, 1-2 याद कर लेना वहाँ पे लिखने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक, वो व्यक्ति कैसा होगा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, है ना, वो टॉकेटिव होगा, मतलब सोशलाइज्ड होगा, काफ़ी सोशलाइज्ड होगा, तभी तो लीडर बनेगा ना, वो सबसे एंगेज करेगा। तो 1-2 क्वालिटी याद रख लेना। ह्यूमर कौन सा डोमिनेंट है, तो ब्लड है ना। तो ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट होंगे, स्टेबल होंगे और एनर्जेटिक होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, मतलब फ्यूचर को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, तो वो सैंग्वाइन पर्सनैलिटी होगी उनकी, ठीक है। देन उसके बाद बल्गमेटिक, है ना, बल्गमेटिक या फल्गमेटिक जिसको बोल रहे हो आप, ऐसे लोग क्या होंगे, अगर ये डोमिनेंट ह्यूमर है आपकी उसमें, है ना। तो यहाँ पे देखो ऊपर लिख दिया, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखते हैं, यहाँ पे एक इमेज लगी है, ये इमेज देख सकते हो आप, ये है वो। अगर आपकी ये है ना, ये 4 चीज़ बना है, यहाँ पे आप देखो सैंग्वाइन होगा तो आप में ऐसे ये सारी आपकी क्वालिटीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप फल्गमेटिक हो तो आप काम होगा, है ना, कंट्रोल्ड होगे, पीसफुल होगे, थॉटफुल होगे, ठीक है, केयरफुल होगे, पैसिव होगे। यहाँ पे आप देखो कॉलेरिक होगे तो यहाँ पे आप एक्टिव होगे, ऑप्टिमिस्टिक होगे, ऐसी कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर दिखेगी, है ना। यहाँ पे देखो एग्रेसिव होते हैं कॉलेरिक वाले। देन यहाँ पे मेलाकॉलिक में देखो आप मूडी लोग होंगे, देन रिजिड होंगे, पेसिमिस्टिक होंगे, हमेशा नेगेटिव पेसिमिस्टिक। फिर उसके बाद यहाँ पे अनसोशल, मतलब वो सोशलाइज नहीं रहेंगे ज़्यादा, इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं, है ना। तो वो कब होता है, मेलाकॉलिक पर्सनैलिटी होती है उनकी, ठीक है। तो इसमें 1-2 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझो क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे को, यहाँ पे हैं आपके क्या 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, ये कंबाइन करेंगे, क्या क्या बनेगा यहाँ पे, ह्यूमर्स। कितने हैं ये, 4 हैं। कौन कौन से हैं, ब्लड, फिर ब्लैक बाइल और येलो बाइल। बताओ फिर इसके बाद क्या होगा, ह्यूमर्स से क्या डिटरमाइन होगी आपकी, डिटरमाइन होगी आपकी मिजाज या फिर टेम्परामेंट। टेम्परामेंट कितने हैं यहाँ पे, नाम बताओ। फिर ठीक है। तो इतनी चीज बस याद रखनी है आपको यूनानी में, ठीक है। एंड देन ये ह्यूमर्स, अगर ये इसमें बैलेंस है तो ये बैलेंस, तो वेलनेस होगा, इम्बैलेंस होगा तो इलनेस या फिर डिसीज होगी, है ना। इतनी चीज बस याद रखनी है हमको पूरे यूनानी में। एक ये 4 एलिमेंट्स कौन कौन से बताओ, क्या लिखूं इधर, अर्थ, एयर, वाटर और एक चीज क्या नहीं होगी यहां पर, ठीक है। बस इतनी चीज याद रखनी है हमको, हमारा यूनानी पूरा क्लियर हो गया।
ये मिलकर के ये तय करेंगे, ये मिलकर ये डिटरमाइन करेगा कि आप हेल्दी होगे कि नहीं होगे। अगर इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा बताओ, फिर ट्रीटमेंट क्या होगा? इम्बैलेंस हो गया तो क्या करोगे आप? ट्रीटमेंट मतलब रिस्टोरिंग ह्यूमर्स। समझा क्या? ये चीज करनी है हमको, बस ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये पता है। सैंग्वाइन में बस याद आको किस तरीके की पर्सनैलिटी को एग्जांपल देने के लिए कि भाई इसमें लीडरशिप, जो भी लीडर वाली क्वालिटीज़ होगी वो उसी व्यक्ति में होगी जो सोशलाइज होगा, है ना, जो एक्सट्रोवर्ट होगा, जो ऑप्टिमिस्टिक होगा। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट होता है पेसिमिस्टिक, हमेशा जो नेगेटिव रहते हैं, है ना। तो वैसे वाले लोग इंट्रोवर्ट होंगे वो हमेशा। देखो इतना सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लगेगा कि नहीं थोड़े में काम चल जाएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सिलेबस में क्लियर कट दिया हुआ है सब कुछ। और आप नहीं पढ़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी लोग तो पढ़ेंगे ही, और भी बाहर के लोग हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी का पेपर तो दे नहीं रहे हैं, है ना, ये तो कंपटीशन है, और वो भी कंपटीशन आपको पता है 80-85 में आपको सिलेक्शन होना है, तो उसमें आपको देखो पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें डिसिप्लिन तो लगती है। आप सोचोगे कि आज पढ़ लें, कल छोड़ दें, फिर परसों पढ़ लें, तो फिर यहाँ पे MPPSC वो डिमांड नहीं कर रहा है। टाइम लगता है क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, बहुत कुछ वो है, पर आपको रेगुलर करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। काम चलाओ करोगे तो बीच के लोग बीच के ही रह जाते हैं फिर, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा वैसे करके रखना, बीच वाला सिस्टम नहीं, एकदम या तो करो या तो फिर मत करो, दो। आप सोचोगे नहीं मैं बैलेंस कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। चलो समझ में आ गया ये डायग्राम, फ्लो चार्ट क्लियर है? यही सब बना करके वहाँ पे समझा देना। जितना ज़्यादा हो आप लिख नहीं पाओगे, पहले से बता रहा हूँ, पूरा पेपर आपको ये सीखना पड़ेगा, ये सब बनाना। आप जैसे मेरे पास ये है कि मैं बना सकता हूँ, आप कोई भी टॉपिक दोगे तो मैं ऐसे फ्लो चार्ट्स बना लेता हूँ, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो। तो आप भी ऐसे करके सीख लो, या फिर मैं ये नहीं बोलूँ यही बनाना है, आप अपना तरीका होता है, आप जैसे भी सीख सकते हो। तो आप ऐसे करके पूरी एक समरी आपको बनानी आनी चाहिए और डायग्राम बनाना चाहिए। अब जैसे मान लो ये मैंने बनाया वहाँ पे, अब वो पहले ही देखेगा ये है, वो समझ जाएगा, इसी को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है, तो पहले उसको थोड़ा सा वो लग जाएगा कि अच्छा इसी को समझाया होगा। पहले यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो रहा है कि कंबाइन होते हैं, ह्यूमर्स बनते हैं, बैलेंस है तो सब कुछ होगा, इम्बैलेंस हो गया तो ये हो जाएगा, तो समझ जाएगा, इसी को तो मैं नीचे समझाया हूँ। तो थोड़ा सा वो आपको सही लगता है पढ़ने में। और कई लोग सिर्फ लिखते हैं, है ना, डायग्राम वगैरह नहीं बनाते हैं, उनको लग रहा है कि वो कर लेंगे पूरा पेपर, तो वो ठीक है, वो मिथ तो बाद में समझ में आ ही जाता है। पर आपको बता रहा हूँ, आप उस भ्रम में मत रहना, आप डायग्राम बनाना, कंसाइज करना सीख लो आप, क्योंकि जो वर्ड लिमिट है, टाइम है, उस पर आप कंप्लीट नहीं कर सकते। आप पूरा 7 नंबर में पूरा सोच रहे हो, नहीं मैं पूरा 1 से आखिरी तक लाइन लिखूंगा, पॉसिबल नहीं है, आपके वो वाले छूटेंगे कुछ ना कुछ। तो आपको डायग्राम बनाना, और रटे हुए होने चाहिए आपको कई सारे डायग्राम, ये नहीं कि वहाँ पे सोच रहे हो यार कैसे बनाऊँ मैं इसको, हो गया उतने में तो काम। आप वहाँ पे सोचने का, अभी मेंस नहीं लिखे हो ना, इसलिए आपको पता नहीं है, वहाँ पे टाइम नहीं रहता। 3 घंटे ऐसे है ना, कई बार आपकी ये गर्दन अकड़ जाएगी, ऐसे करोगे तो और ऐसा लगेगा कट गया गला, हाथ पूरे ये आपके एकदम ये फ्रीज हो जाएगा। और ठंडी में अगर मेंस हो गया आपका तो फिर आपकी कहानी और ख़त्म हो जाती है। शुरू में 15 मिनट तो आप जा करके ऐसे ऐसे करोगे कि ये थोड़ा सा गर्म रहे, और लिखना चालू करोगे तो कई बार एकदम ठंडा फिर से हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में ये करते रह जाओगे। जैकेट में रखना पड़ता है हाथ की, हाथ थोड़ा गर्म रहे, क्योंकि वो लिख नहीं पाओगे, फिर वो बहुत स्लो चलता है। और फिर लास्ट में इतना तेज़ भागेगा हाथ कि उस समय हो सकता है आप 5-5 मिनट में 11-10 नंबर वाले क्वेश्चन करने लगो, ऐसा भी हो सकता है अगर डायग्राम वगैरह आपको आता है तो शुरू में तो 2 मार्कर वगैरह अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहाँ टाइम पे नहीं हो पाएगा, कब पता चला 20 मिनट ले रहे हो आप। तो ये होता है, बहुत कुछ लगता है, इसीलिए आपको टेस्ट लिखवाते हैं जो आप लिखते नहीं। मत लिखो नहीं लिखो, किसी को कुछ नहीं पता है कि लिखने से पेपर निकलेगा कि नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल टेस्ट नहीं लिखते, निकाल लेते हैं, है ना। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो साल भर लिख रहे हैं और हर दिन लिख रहे हैं, उनका भी नहीं निकल रहा है। तो कोई इसमें कोई एक फिक्स नहीं है कि नहीं ये करोगे तो हो ही जाएगा, पर जो आपको सूटेबल लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बिना प्रैक्टिस के लिख सकता हूँ, तो आप पढ़ने में ध्यान दे लो।
कई लोगों को लगता है कि नहीं मेरी स्पीड नहीं है उतनी, मेरे को प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर यह है कि पढ़ना तो आपको पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको एकदम डिटेल में समझना पड़ेगा। उड़ा के चलोगे तो वो एक दो पेपर में तो खींच लोगे, पूरे नंबर नहीं आते हैं बहुत सारे पेपर। चलो ये समझ में आ गया, ये पर्सनैलिटीज होती हैं। फिर यहाँ पे देख लो कौन कौन सी पर्सनैलिटी देख लिया हम लोगों, संगैन देख लिया, फलगमेटिक देख लिया, इंट्रोवर्ट होंगे, ठीक है। देन इसके बाद कॉलेरिक देख लिया, यहाँ पे क्या होंगे, एक्टिव होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, यहाँ पर भी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इंपल्सिव होते हैं, एक्साइटेड ज़्यादा रहते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट टेम्पर्ड जिसको आप बोल रहे हो। फिर उसके बाद मेलाकोलिक में क्या होता है, यहाँ पे शांत रहेंगे, रिजर्व रहेंगे, पेसिमिस्टिक होंगे। पेसिमिस्टिक मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट, जो हर समय एकदम, ऑप्टिमिस्टिक हमेशा होपफुल रहता है, पेसिमिस्टिक अरे नहीं होगा मेरे से, वो वाले लोग हैं, ठीक है, पेसिमिस्टिक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, मेलाकोलिक इंडिविजुअल्स आर इंट्रोवर्टेड, अनस्टेबल होते हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड, ऐसे तरीके के लोग भी होते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है, बोथ यूनानी एंड आयुर्वेद सिस्टम जो है एम्फेसाइज करता है, क्या बात करता है, ये अंडरलाइन कर लो, यही पॉइंट तो बस बार बार आपको लिखना है वहाँ पे एग्जाम में, कि इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडीली एलिमेंट्स या फिर ह्यूमर्स। बॉडीली एलिमेंट्स मतलब वही जो फंडामेंटल बॉडी, 4 ह्यूमर्स की बात कर लो, अगर वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो 4 वो फंडामेंटल एलिमेंट्स भी लिख सकते हो आप, क्योंकि उन्हीं से तो ये मिल करके बन रहे हैं ना। और सबसे अच्छा होगा कि ये लिख दो कि 4 फंडामेंटल एलिमेंट जो मिलकर के 4 ह्यूमर्स बना रहे हैं, आपका पूरा स्टेटमेंट सही हो गया फिर, ठीक है। अब ये इमेज है, ये इमेज डली हुई है, इस इमेज को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो टर्म दिए सैंग्वाइन, फलगमेटिक, कॉलेरिक एंड मेलाकोलिक, ये क्या है, डिफरेंट तरीके की पर्सनैलिटी है। ये ईच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो होती है वो किसके तय होती है कि कौन सा डोमिनेंट ह्यूमर है आपकी उस पर, है ना। तो जब हम बात करते हैं आपकी, जब आप इसमें ट्रीटमेंट में जाओगे तो सबसे पहले आपकी इन पर्सनैलिटी को देखा जाता है, उसको समझा जाता है, फिर उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इन यूनानी मेडिसिन इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल्स टेम्परामेंट एंड बिहेवियर, ये वो चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है, सैंग्वाइन, फलगमेटिक, कॉलेरिक, मेलाकोलिक। क्या लिखा, दीज पर्सनैलिटी टाइप्स रिफ्लेक्ट द बैलेंस ऑफ 4 ह्यूमर्स विद इन इंडिविजुअल। यही पर्सनैलिटी टाइप्स है, अब रहती तो लगभग सब है, लेकिन एक कोई डोमिनेंट होगा। अब ये नहीं कि जिसमें ये है तो ये नहीं होगा। 4 तो फंडामेंटल, ब्लड नहीं होगा क्या आपकी बॉडी में, बाइल नहीं होगा क्या, वो तो सब 4 होंगे, लेकिन कोई एक ज़्यादा डोमिनेट जब हो जाएगा तो उस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी देखने को मिलती है ना। अब वही है, वेरियस मेथड्स क्या है, तो बताया था मैंने आपको, यहाँ पे बहुत सारी थेरेपीज की जाती हैं। देन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा है रेजिमेंटल थेरेपी, जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको कुछ डाइट, स्पेसिफिक डाइट्स बताई जाती है ताकि आप क्या कर सको, बैलेंस कर सको इन ह्यूमर्स को। और जैसे कि यहाँ पे कुछ फूड्स को अवॉइड करने के लिए भी बात किया जाता है, जैसे कि ठंडे खाने हैं, गर्म खाना है, कब खाना है, नहीं खाना है, वो सब किया जाता है। तो वो क्या हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे बताया था थेरेपीज़ होती है, मसाज वगैरह होता है, बाथिंग वगैरह कराई जाती है, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रमोट की जाती है, तो इसको रेजिमेंटल थेरेपी में बोल दोगे आप। ऐसे करके यहाँ पे फार्मेकोथेरेपी, अब फार्मेको है मतलब यहाँ पे हर्बल मेडिसिन के आधार पे, फार्मेसी, फार्मेको, तो यहाँ पे दवाई के, यहाँ पे क्या किया जा रहा है आपको, यहाँ पे थेरेपी दी जा रही है, और क्या दिया जा रहा है आपको, एक्सरसाइज, डाइट, इसमें फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉपर दवाई दी जा रही है, तभी ना नाम है उसका फार्मेकोथेरेपी। रेजिमेंटल थेरेपी में दवाई नहीं दे रहे हैं, आपको क्या करा जा रहा है, आपकी लाइफस्टाइल को सुधारा जा रहा है, एक्सरसाइज प्रमोट किया जा रहा है, ये सब पे ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा रहा है। लेकिन जब फार्मेकोथेरेपी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको प्रॉपर दवाई वगैरह भी दी जाती है, आपको मिनरल्स से बनी हुई दवाई हो सकती है, प्लांट से बेस्ड दवाई हो सकती है, उनको कंज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो हर्बल मेडिसिन होता है, यहाँ पे मिनरल्स और एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पे क्या कर जा रहे हो आप, करेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेक्शन कर रहे हो, है ना। दवाई तो उसी लिए दी जाओगे ना ताकि उन जो चीज़ें हैं उनको करेक्ट करा जा सके। तो यहाँ पे करेक्शन के लिए आपको कौन सी फार्मेकोथेरेपी होती है, ठीक है। देन अब ये तो दवाई हो गई, फिर आपकी डाइटोथेरेपी होती है ना। यहाँ पे क्या कर, डाइट के आपका डाइट, जैसे न्यूट्रिशन, मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है आपकी बॉडी में, तो उनसे रिलेटेड फिर आपको डाइट को लेकर के चीज़ें बताई जाएगी। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट तो यहाँ पर ही कवर हो जाते हैं रेजिमेंटल में, लेकिन अलग से थेरेपी आपको करानी पड़ती है, जिसको डाइटोथेरेपी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आपको डाइट, आपका जो डाइट में या फिर जो आपका न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो गया है उसको रिस्टोर करने के लिए ये करी जा रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे डाइट का यूज़ करके आपका इम्बैलेंस को क्रिएट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ठंडी के समय आपको वार्म फूड्स को प्रमोट करेंगे ताकि क्या हो, आपके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो सब पूरी हो जाए। फिर सर्जरी हो सकती है, मान लो डाइट से काम नहीं चला, फार्माकोथेरेपी से काम नहीं चला, देन आपका आएगा सर्जरी। इसमें बहुत सारी माइनर सर्जरीज होती हैं, है ना, जैसे लीच थेरेपी यहाँ पे भी की जाती है, लीच थेरेपी होती है ना, कपिंग थेरेपी आपको मैंने बताया था, तो वहाँ से भी आपका माइनर सर्जरीज यहाँ पे परफॉर्म करी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया, देखो लीच थेरेपी के बारे में लिख दिया, कपिंग थेरेपी के बारे में लिख दिया। देन उसके साथ साथ आपको बताया था जो आपका बोवेल मूवमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए पर्जिंग की जाती है। पर्जिंग मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए करा जाता है, उसको पर्जिंग बोल देते हैं। ठीक है, देन वो अपन ने पढ़ा था ना, एनिमा थेरेपीज वगैरह, तो ऐसी कुछ थेरेपीज जिससे वॉमिटिंग कराया जाता है, आपके पेट से वो निकाला जाता है, तो उसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एमेसिस बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसे कुछ थेरेपीज होती हैं, याद रखना। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे याद रखना। यहाँ पे सबसे पहले क्या है हमारे पास, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं, ये हम लोगों ने बनाया था, ये ट्रीटमेंट है। अब ये ट्रीटमेंट को यहाँ पे देखो, ये ट्रीटमेंट को अगर हम देखें, सब रटा होना चाहिए, आपको नहीं याद होगा तो जैसे मैं लिखूंगा मेरे को तो याद है ना, ऐसे आपको भी याद होना चाहिए। और मेरे जैसे कितने होंगे जिनको याद है, इसीलिए तो पहली बार जो लिखता है उसका मोस्ट ऑफ द वो रहता है कि नहीं निकाल पाएगा वो, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ता नहीं है, वो 2-3 बार जब देता तब समझता अच्छा ऐसे निकालना है, तब वो होता है। आपको बहुत रटे हो, मतलब एक एक चीज़ याद रहती है लोगों को।
मैं बोलूँ यूपीएससी में आपने देखा होगा कई बार पहले अटेम्प्ट में लोग निकाल लेते हैं, लेकिन एमपीपीएससी में आपने नहीं सुना होगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस। पहले अटेम्प्ट में मैंने तो नहीं देखा किसी को निकालते हुए, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में तो वो समझता ही है कि अच्छा ये है सिलेबस, ये होता है वहाँ। ये चालू है, क्लास चालू हो जाएगी। चालू है ना? हेलो, ये कोई सेटिंग तो नहीं करनी है इसमें? हाँ अभी लाइट चली गई थी ना। हाँ आ जाए। सब सही है ना? चलो आगे। चलो खत्म। यूनानी समझ में आ गया सबको? ये डायग्राम में मैं बोल रहा था आपको कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ट्रीटमेंट है तो ये बस यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हैं बताओ? ठीक है, बस इस इमेज को लास्ट में एक बार क्विक रिवीजन के लिए देखना पड़ेगा आप। अगर इसमें सब कुछ आपको पता है तो फिर आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इसमें लग रहा है किसी में दिक्कत जा रही तो फिर जाके नोट्स पढ़ लो पूरा ना। ऐसा आपको सबके बना के रखने पड़ेंगे। अब ये भी रहता है कि आपको लगे सर कंसेप्ट तो आता है, बाकी कुछ फैक्ट्स याद नहीं है तो क्या निकल जाएगा, उसमें भी दिक्कत है, नहीं निकलता है ना। आपको कितनी अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, लेकिन आपको रट्टा एकदम होना चाहिए हर कुछ। कौन सी पॉलिसी कब आई, कौन कौन सी स्कीम्स आई, सब याद हो। डेटा इकोनॉमिक सर्वे के जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो सीधे सीधे 2 नंबर में पूछता है। हाँ मतलब जो भी हो देख लो उसमें नोट्स में क्या लिखा हुआ है। तो डेटा वगैरह ना आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। जिसे वो लिख रहे हैं, मान लो कि ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन लिख रहा है ना, क्वेश्चन आया तो लिखेंगे कि एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश में लगभग 8858 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं, इतने स्टेट हाईवे हैं, 12,000 किलोमीटर के आसपास के स्टेट हाईवे हैं, 23,000 के आसपास हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं,
वो एकदम रटे हुए होते हैं। 6 SEZ है, उनके नाम तक रटे हुए हैं, उनको ICDs 6 जगह हैं, वो सारा याद कर। डेटा नहीं लिखोगे तो डेटा तो डालना पड़ेगा ना, आप वो रटना पड़ेगा। आप मेरे साथ एक भैया हैं, वो सब डेटा याद है उनको, हर एक डेटा, सब हर एक टॉपिक की। और ये तो सिर्फ इकोनॉमी का बता रहा हूँ आप, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे को उतने डेटा याद नहीं है जितना उनको याद रहता है। और हर एक टॉपिक की पॉलिटी है, तो ये जैसे वो लिख रहे हैं, मान लो विंध्याचल के बारे में कहीं पे कोट किया, तो उनको ये भी पता है कि कब बनी है वो, तो वो कॉमा लगा के ब्रैकेट में ईयर भी लिख देंगे। तो वो थोड़ा अलग ही लगता है पढ़ने में। आप देखो कंसेप्ट के साथ आप फैक्ट लिखोगे तो आपका उसमें चांस तो ज़्यादा ही रहता है। ये ख़त्म हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं नेचुरोथेरेपी। चले बढ़े देखें नेचुरोथेरेपी। नेचुरोथेरेपी ठीक। नेचुरोथेरेपी क्या है? नेचर बेस्ड आपका पूरा नेचुरल है इसमें, मतलब पूरा। जैसे मैं बोलूँ, आप देखो ये ह्यूमंस काय से बना हुआ है? पंच तत्व से। और हमारा सराउंडिंग जो है वो भी काय से बना हुआ है पूरा? ये भी पंच तत्व ही है। हमारा जो एनवायरनमेंट है ये भी क्या है? पंच तत्व ही तो है। तो ये बिलीव करता है कि वो, बाकी तो आपको पता है कि भाई हमारे अंदर एक वाइटल फोर्स है, उसको रिस्टोर कर दो, वो बैलेंस कर देगा, तो वो तो ठीक है। यहाँ पे ये बिलीव करता है कि जितना क्लोज रहोगे आप नेचर के, और उसके हिसाब से आप हेल्थी रहोगे और आप ठीक हो जाओगे। जैसे कि परेशान होता है जब आदमी, तो वो घूमने निकल जाता है कि भाई चलो केरवा डैम घूमाते हैं, है ना। तो वो क्या है? आप नेचर के क्लोज जा रहे हो। आप वाटरफॉल देखो, आपका मन अच्छा हो जाएगा। वाटरफॉल देखने के लिए क्यों जा रहे हो आप? उसको अपीलिंग लग रही है वो चीज़, समझ रहे हैं आप? ये जो घूमने जाते हैं टूरिज्म में, अब यहाँ वहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो आप? वो आपको कहीं ना कहीं आपके वो जो भी आपके अंदर की हीलिंग प्रोसेस है उसको क्या कर देता है? अच्छा कर देता है, आपका मन अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो वही है, इसी पे बिलीव करता है आपका नेचुरोपैथी। ये बिलीव करता है कि आप नेचर के हिसाब से रहो, नेचर के जितना क्लोज रहो उतना अच्छा। ये जो अपन कराने जाते हैं, जैसे कई सारी चीज़ें, घर वगैरह छोड़ करके टाउन से बाहर थोड़े समय के लिए कैंप वगैरह पे जाते हैं, वह हिमालय घूमने जा रहे हो आप, वो क्या नेचर ही तो देखने जा रहे हो, माउंटेन ही तो है वो, वहाँ पे कोई अलग से थोड़ी अलग से लोग हैं जिनको देखने जा रहे हो आप तो अपना मन अच्छा करने जा रहे हो। तो वो क्या है आपका? वो यही है, नेचुरोथेरेपी यही बोलता है कि आप नेचर के जितना क्लोज रहोगे और जितना नेचर के साथ हार्मनी में रहोगे, उतना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे और उतना अच्छे से वेलनेस आपकी बनी रहेगी। तो ये है। अब ये वही है। ओरिजिन की बात करूं, अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो इसका भी ओरिजिन जर्मनी ही है। कहाँ था जर्मनी? कहाँ था? और एक और होम्योपैथी, तो यहाँ पे इसका भी जर्मनी है ओरिजिन। 19th सेंचुरी में आया था ये, एंड देन उसके बाद ये बहुत सारी कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ। उनमें से एक हमारा ब्रिटिश के समय में था, तो वो था आपका इंडिया में भी आया। और फिर उसके बाद ब्रिटिश के समय में इसको अगेन बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। तो ब्रिटिश के समय में होम्योपैथी भी आया था, ब्रिटिश के समय में आपका नेचुरोपैथी भी आया है। और उसके बाद आप देख सकते हो दोनों जर्मनी से आए थे, और उसके बाद ये काफ़ी हमारे इंडिया में काफ़ी एसिमिलेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ नेचुरोपैथी, जिसको नेचुरोपैथिक मेडिसिन भी बोला जाता है। इसका ओरिजिन कहाँ है? जर्मनी में, 19th सेंचुरी में। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे अदर पार्ट्स में, जैसे US चले जाओ आप, यूरोप में कई कंट्रीज़ में आप जाओ तो नेचुरोथेरेपी करी जाती है। नेचुरोथेरेपी वही है, क्या है? किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो सेल्फ हीलिंग, आपकी बॉडी के अंदर एक सेल्फ हीलिंग पावर होगी, क्योंकि पंचतत्व बाहर भी है, पंचतत्व आपकी बॉडी है, दोनों के बीच में बैलेंस बन जाए तो क्या बढ़िया है, ठीक है। इसी को क्या बोल दोगे आप? सेल्फ हीलिंग, नेचुरल सेल्फ हीलिंग की बात करता है। अगेन ये भी वही होगा, रूट कॉज को, अगर आप बीमार हो तो वही, बाकी सब यही कर रहे थे, आप क्यों बीमार हो उसका रूट कॉज समझा जाएगा, एंड देन उसके बाद आपका ट्रीट किया जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि आपके सिम्टम्स को सप्रेस कर दिया और आप ठीक हो गए, जैसे एलोपैथी में होता है, सिर दर्द दे रहा है तो रूट कॉज नहीं जानेंगे, हाँ सिर दर्द दे रहा है, ये लो डिस्प्रिन जाके खा लेना, ये लो सेरेडोन खा लेना, खत्म हो गया सिर दर्द। तो वहाँ पे सिम्टम का सप्रेशन कर रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा? आपके रूट कॉज को समझा जाएगा कि आपका सिर दर्द क्यों दर्द दे रहा है, ठीक है। तो ये है, इसमें बीच में फ़र्क है दोनों में।
तो अगेन वही है, नेचुरोपैथिक मेडिसिन भी क्या करता है, कंबाइन करता है आपका ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस को विथ मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज, क्योंकि ये इवॉल्व ही कब हुआ है, मॉडर्न के समय में ही तो हुआ है, रेनेसा के बाद ही हुआ है, ये 19th सेंचुरी में हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज को भी इसमें इंटीग्रेट किया जाता है, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हेल्थ एंड वेलबींग ही इंश्योर करना है। उसके लिए अगर आपको बाहर से कोई चीज़ लेनी भी पड़े तो आप उसमें बुराई क्या है, तो इसीलिए इस पे इंटीग्रेट करने की बात करता है। ये नेचुरल है, ये नेचर का है, लेकिन इसमें जहाँ जहाँ पर भी मॉडर्न नॉलेज या फिर कुछ भी साइंटिफिक चीज़ अगर होती है तो उसको एडजस्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचुरोपैथी जो होते हैं इंटीग्रेट किए जाते हैं वही लाइफस्टाइल में, बाकी के पॉइंट आपको बताएं। अब एक चीज़ याद रख लेना, इसमें बोला जाता है, इसमें जनरली ये किया जाता है कि बिना ड्रग के ही आप ठीक हो, है ना। जैसे मैंने वहाँ पे होम्योपैथी में एक टर्म आपको बोला था, वो याद होना चाहिए, लाइक ट्रीट्स लाइक, है ना, वहाँ पे एक टर्म यूज़ किया था। यहाँ पे क्या टर्म है, यहाँ पे देखो ड्रगलेस ट्रीटमेंट। यहाँ पे होता है कि भाई नेचुरोपैथी एक ड्रगलेस ट्रीटमेंट करे, दवाई देनी ही ना पड़े लोगों को, है ना। इसीलिए कैंप कराएंगे, वहाँ पे रहेंगे। अभी एक समय बहुत रील वायरल हो रही थी, कई लोग जो यूएस में काम करते हैं वो लोग कुछ समय के लिए वहाँ नेचर में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और थोड़े दिन वहाँ पे मतलब पिकनिक टाइप से मनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और वो बढ़िया जितना भी काम का स्ट्रेस है वो सब उनका दूर हो जाता है और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये क्या है, सब नेचुरोपैथी चीज़ें तो चल रही है। तो ये जो है याद रखना, यहाँ पे लिखा है, ये देखो ये क्या टर्म है, इसको स्टार मार्क करके रखो, बेटर हेल्थ विदाउट मेडिसिन। ये इस पे बिलीव करता है कि भाई हमको ना लेना ही ना पड़े मेडिसिन, ऐसा हो जाए, ठीक है। तो हमको ये लेना ही ना पड़े, इसको क्या बोल देते हैं, बेटर हेल्थ विदाउट मेडिसिन। फिर वही है, यहाँ पे देख लो अगेन, ये देखो मैनेजमेंट ऑफ इलनेस, मैनेजमेंट ऑफ इलनेस विदाउट मेडिसिन, है ना। यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, कि भाई हमको ड्रग देने ही ना पड़े, मेडिसिन देना ही ना पड़े, उससे ये कैसे ठीक हो जाए, उस पर बिलीव करता है। तो कैसे करोगे फिर, नेचुरोपैथी एडवोकेट करेगा कि आप हार्मनी में रहो, किसके साथ, वही जो नेचर के प्रिंसिपल्स हैं, नेचर के कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, उसमें अगर आप हार्मनी में रह रहे हो, फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली भी, तो उसमें आप क्या रह जाओगे, अच्छे रहोगे, हेल्दी रहोगे, ठीक है। अगेन ये भी प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव होगा, है ना। इसके अंदर भी रिस्टोरिव पोटेंशियल है, आपकी बॉडी के अंदर से वो क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं जो भी है, आप जो भी डिसीज कॉजिंग फैक्टर्स। नेचुरोपैथी प्रमोट करता है क्या, अगेन वही पॉइंट देख लो, ऐसा तो है नहीं है, हम जानते नहीं है। नेचुरोपैथी प्रमोट करेगा हीलिंग, हमारी जो सेल्फ हीलिंग पावर है उसको कैसे स्टिमुलेट कर दो आप, अंदर की इनहेरेंट पावर, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो पावर है कि वो रिगेन कर सकती है, सेल्फ हील कर सकती है, ठीक है। और वही है, ये पंच तत्व को जाकर के आपको क्या करना है, इन्हीं को ही तो टारगेट करना है हमको, है ना। यही पंच तत्व है, 5 एलिमेंट्स जिनसे हमारी बॉडी बनी है। भाई अगर आपको बॉडी में सॉलिडिटी स्ट्रक्चर को लेकर के कोई इशू है तो हम जाकर के अर्थ को ही, पृथ्वी को ही टारगेट करेंगे, है ना। अगर आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव को लेकर के कुछ ऑर्डर है तो हम इसको फायर को बुलाएंगे, है ना। तो वैसे यहाँ पे होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, ये बोलता है रिटर्न टू नेचर, सिंपल वे ऑफ लिविंग इन हार्मनी विथ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो भी समाज रह रहा है, जिस लाइफस्टाइल से रह रहा है, ये बोलता है कि भाई वो जो एनवायरनमेंट के नेचर है, जो नेचर के प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग रहे। अगर आप उसके अकॉर्डिंग रह रहे हो तो आप हेल्दी रहोगे, नहीं तो फिर बीमार हो जाओगे, यही ये बोलता है। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो ये फोकस करता है, सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, नेचुरोथेरेपी आपको ऐसा तैयार करता है कि आप बीमार ही ना हो, है ना, क्योंकि वो ड्रगलेस की बात कर रहा है। अब बाद में तो फिर ड्रग लेकर के तो ठीक ही होना है, तो इससे पहले बीमारी ना हो, इसलिए क्या बोलता है, प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरोथेरेपी का। यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखोगे, पहला क्या बोला, हेल्थ विदाउट मेडिसिन, दूसरा क्या बोल रहा हूँ, प्रिवेंशन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी। यहाँ पे आपको बीमारी ना होना पड़े, इसीलिए यहाँ के जो भी प्रैक्टिशनर हैं हमेशा क्या इनकरेज करते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस को अपनाओ, तभी तो बीमार नहीं होगे, है ना। आप एक हेल्दी लाइफ जियोगे तभी तो आप एक्टिव रहोगे ना, बीमार नहीं पड़ोगे। दूसरा, आप अपनी जो भी डाइट्स है उसको क्या करोगे, चेंज करोगे, है ना। तो आप डाइट अपना मेंटेन रखो, आप हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस को अपनाओ, और आप अगर ऐसा करते हो तो आप प्रिवेंट रहोगे, हमेशा आपको बीमारी नहीं होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पॉइंट पता है आपको, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट किया जाता है ना। हर एक व्यक्ति की पहले हिस्ट्री वगैरह जान करके हर एक व्यक्ति का पर्सनल यहाँ पे देखा जाता है।
फिर नेचुरोपैथी एक होलिस्टिक अप्रोच हेल्थ है, हेल्थ एंड वेलनेस के लिए, जो एम्फेसाइज करता है बॉडी की इनेट एबिलिटी है काहे के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, इसलिए ये फोकस करेगा नेचुरल थेरेपी को, लाइफस्टाइल चेंजेस को, ताकि आप बीमार ही ना हो, है ना। बीमार भी हो गए तो फिर नेचर के करीब रहो, उसके प्रिंसिपल के साथ रहो, बने रहो, उसको अडॉप्ट करो, फिर आप बीमार नहीं होगे, यही ये बोलता है। हीलिंग पावर ऑफ नेचर, क्या ये बिलीव करता है? हाँ करता है। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कॉज, ये जड़ से आपको सिर्फ रूट कॉज को जाएगा ना, ये सिर्फ सिम्टम को ट्रीट नहीं कर रहा है। देन यहाँ पे डॉक्टर एज अ टीचर, यहाँ पे जो डॉक्टर होंगे वो, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर जाओ लाइन लगा के, वो ऐसा सुपीरियर इंफीरियर वाला सिस्टम रहता है एलोपैथी। यहाँ पे आपका फ्रेंड टाइप से एकदम ट्रीटमेंट किया जाता है, वो ऐसे ट्रीट करेगा जैसे आप उसके दोस्त हो, और वो चाहेगा कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो, तो ये इसमें होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रीट द होल पर्सन, पूरे व्यक्तित्व को यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब होलिस्टिक ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रिवेंशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट डू नो हार्म, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पर कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। इन्वेजिव समझते हो? नॉन इन्वेजिव मतलब होता है लोकलाइज ट्रीटमेंट होना चाहिए। इन्वेजिव मतलब ऐसी नहीं कि बाहर की कोई चीज़ें आपको दे दी जाए, है ना, बाहर के अप्रोच के हिसाब से आपको ढाल दिया जाए, वो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको लोकलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि आपको कोई हार्म ना हो। ऐसा ना हो कि बाहर की कोई ऐसी चीज़ें आपको दे दी जाए जिसके बारे में यहाँ के लोग एडजस्ट ही नहीं है ना, यहाँ के लोग जानते भी नहीं है, उनकी बॉडी यूज टू भी नहीं है, तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको खिला पिला दी जाए जो बाद में आपको नुकसान कर जाए। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट्स ना हो, हार्म ना हो, उसके लिए ये आपको किया जाता है, ठीक है। और नेचुरल हीलिंग प्रोसेस पे ही बिलीव करते हैं, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, पता है, इंडिविजुअलाइज करते हैं, पता है, नेचुरल ट्रीटमेंट किया जाता है। नेचुरल में क्या करेंगे? डाइट, हर्बल मेडिसिन, हाइड्रोथेरेपी, वाटर से रिलेटेड जितनी थेरेपीज होती हैं वो दी जाएंगे। फिजिकल थेरेपी होता है, माइंड बॉडी टेक्निक्स को यूज़ करके, आपका मेडिटेशन वगैरह का यूज़ करके मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट दोनों को इंटीग्रेट करके ट्रीट किया जाएगा। लाइफस्टाइल चेंज की बात करी जाएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि उपवास रख करके, है ना। देन उसके बाद साफ़ सफाई के लिए बहुत सारी इनके अंदर थेरेपीज़ हैं, वो आप कर सकते हो। फिर प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, पता ही आप, ख़त्म हो गया, ये भी है, अभी और है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरोपैथिक अप्रोच पढ़ सकते हो, कि एक एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे, और कुछ है नहीं अब समझाने लायक, आप देख लो एक बार। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट करते हैं, ये इनके बहुत फेमस ट्रीटमेंट है। मड थेरेपी सुना होगा, लोग केरला वगैरह जाते हैं मड थेरेपी करने, ये इनका बहुत ज़्यादा है। सन बाथ मतलब हीलियोथेरेपी बोलते हैं इसमें। विटामिन डी की कमी है आपकी बॉडी में, स्किन की प्रॉब्लम है कुछ, तो आपको सन बाथ दिलवाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोथेरेपी मतलब यहाँ पे वाटर से रिलेटेड हो सकता है, वार्म वाटर थेरेपी होती है, कोल्ड वाटर थेरेपी होता है। जैसे ये होता है ना, मणिकरण वगैरह जाते हो आप, है ना, जो वहाँ पे देखना बहुत सारे हाइड्रोथेरेपीज़ वगैरह कराए जाते हैं, क्योंकि देखो जो ये वाले जो होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, जियोथर्मल जो वेंट्स वाले रीजन होते हैं, यहाँ पे वाटर प्लस रॉक्स, बहुत रॉक्स है प्लस वार्म वाटर है। इन रॉक्स के कारण इनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और वार्म वाटर की थेरेपी भी देते हैं, तो वो मिनरल्स का यूज़ करके यहाँ पे थेरेपीज़ दी जाती। तो वार्म वाटर हो सकता है, कोल्ड वाटर हो सकता है, ठीक है। कंट्रास्ट हो सकता है, मतलब अल्टरनेटिव वार्म थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थेरेपीज़ हैं, अलग से अगर आप पूछे तो कुछ लिख सको आप, उसके लिए यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक बार ये बता दिया अप्रोच क्या है इसमें, इसको एक बार आप रीड कर सकते हो। सॉइल ट्रीटमेंट या मड थेरेपी क्या है, सब में कॉमन पॉइंट है भाई, ये जितनी भी थेरेपी कर रहे हो सब में कॉमन पॉइंट आप देखो, स्किन की प्रॉब्लम सही होंगी, आप मड थेरेपी कराओ तो स्किन के लिए करा रहे हो आप, है ना, मोस्टली। देन आप हाइड्रोथेरेपी करा रहे हो वाटर की, वो भी स्किन के लिए। विटामिन डी जो ले रहे हो वो भी आप अपनी बॉडी, मतलब जो बोन्स है और स्किन है उन्हीं के लिए ले रहे हो। सन बाथ हम स्किन के रैशेस वगैरह हो गए तो उसी के लिए ले रहे हैं। तो सब कुछ इसमें कॉमन पॉइंट है क्या, डिटॉक्सिफिकेशन करना, आपकी बॉडी से टॉक्सिन हटाने का काम करेगा, स्किन की हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। सन बाथ में भी क्या है, विटामिन डी का प्रोडक्शन होगा, मूड सही हो जाएगा आपका, स्किन और सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन वो सब इंप्रूव होगा। अगेन इसमें भी वही पॉइंट है। हाइड्रोथेरेपी में क्या बोल रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, देख लो, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है ना। आपकी बॉडी जब वार्म वाटर है, जैसे मान लो सूजन होती है तो हम क्या लगा देते हैं, तो आइस लगा देते हैं, है ना, तो वही तो कर रहे हो आप। कोल्ड वाटर थेरेपी दे दो, इन्फ्लेमेशन है तो कोल्ड वाटर थेरेपी दे दो, तो वही सब कर रहे हो आप, ठीक है। मसल टेंशन अगर हो गई तो हॉट वाटर थेरेपी दे दो, पेन हो रहा बहुत ज़्यादा तो गरम गरम छुपा देते हैं आप,
है ना, तो वो क्या कर रहे हो आप, इसीलिए तो कर रहे हैं हम। फिर हॉट वाटर थेरेपी से आपका ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव होता है ना, और आपकी बॉडी जो मसल्स होती है काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। कोल्ड वाटर में मैंने आपको बता दिया, अगर सूजन है ना, जो नंबनेस है, ठीक है, तो जो ये इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन होना, तो उसको रिड्यूस करता है, ब्लड वेसल को इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। ये सब लिख दिया है, आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सिट्स बाथ पता होगा आपको, सिट्स बाथ मतलब क्या होता है? सिट्स बाथ मतलब होता है जब मान लो, जनरली मोस्टली कहाँ पे दिया जाता है ये, अगर आपको पाइल्स है, पाइल्स है, फिस्टुला है, तो इनमें क्या किया जाता है, सिट्स थेरेपी मतलब जैसे टब है, टब के अंदर यहाँ पे आदमी बैठ गया, ठीक है, ये आदमी बैठ गया और यहाँ पे पूरा वार्म वाटर होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस वाले रीजन में एनल वाले प्रॉब्लम सारे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको सिकाई करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं क्या, सिट्स बाथ, ठीक है। अब ये ट्रेडिशनल चल रहा था, आजकल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे आजकल तो बहुत सारे, जैसे वेस्टर्न के लिए अलग से टब आते हैं, उनमें यहाँ पे जेट लगा रहता है ना, जेट रहता है, और बस वहाँ पे आपको, यहाँ पे आप जैसे देखो यहाँ पे बैठेगा ना, तो बहुत ज़्यादा रिलीफ इसको नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे जेट वगैरह लगते हैं, तो सीधे सीधे वार्म वाटर बहुत एक मतलब एक स्पीड में वो आपके थ्रो करेगा, तो उससे ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं सिट्स बाथ। तो ये सिट्स बाथ हो गया। सिट्स बाथ भी बहुत ज़्यादा है, स्टीम बाथ तो पता ही है आप, ठीक है, बस ख़त्म हो गया। ये प्रिंसिपल है नेचुरोपैथी के, ये रट के जाना। डू नो हार्म, है ना, कोई भी ऐसी थेरेपीज़ वगैरह नहीं प्रोवाइड करना है जो आपको अफेक्ट कर सकती है। दूसरा, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कॉज, हमको क्या करना है, जड़ से उस बीमारी को ठीक करना है। तीसरा क्या बोल रहा है, ट्रीट द पर्सन, हमको ट्रीट द सिम्टम नहीं करना है, ट्रीट द पर्सन करना है। चौथा प्रिंसिपल क्या है, हमको बिलीव करना है कि आपकी जो नेचर है उसके पास हीलिंग पावर होती है और वो आपको सब कुछ सही कर देगी। टीचर जो होगा, फिजिशियन जो होगा, वो आपका टीचर ना रह करके, टीचर तो है ही वो, लेकिन उसके साथ साथ वो आपका क्या रहेगा, फ्रेंड की तरह भी एक्ट करेगा। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इस पर बिलीव करेगा वो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप बीमारी ना हो। इस प्रिंसिपल, ये 6 प्रिंसिपल है जिस पे ये काम करता है। बस ख़त्म है, ये वो चीज़ लिख दिया है, उसका मतलब शॉर्ट में, ऊपर डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड ऐसे बनते हैं टीचर की, अब ये नहीं कि ये लोग लगे रहते हैं कि भाई आज इतना लिख दिया, एक हफ्ते बाद पर्ची 7 दिन की, 8वें दिन बुलाएगा आपको, 7 दिन का रहेगा ताकि 7 दिन आ पाओ ना, 8वें दिन आओ तुरंत पर्ची कटे, नहीं। तो यहाँ पे बताएगा डॉक्टर, सब बताएगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। यहाँ पे तो क्या करेगा, वो आपको समझा देगा कि भाई आपको बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही सब समझ लो, सब बता दिया जाएगा कि आपको इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, सब अच्छे से बता दिया जाता है। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं, यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है, आपका हेल्थ एम्पावरमेंट किया जाता है। नेचुरोपैथी किस पे बिलीव करता है कि हम हेल्थ एजुकेशन प्रमोट करें और हेल्थ एम्पावरमेंट करें सामने वाले व्यक्ति को, वही अपनी बॉडी का डिसीजन ले पाए, है ना, बार बार उसको चक्कर ना लगाना पड़े। तो ये होता है, ये वो प्रिंसिपल लिख दिया, सोवर एक पर पढ़ ही लिया था। ये हमारा सारा आयुष का जो लिखा है वो कंप्लीट हो गया। एक बार सिलेबस देखो आप, कुछ बचा है क्या उसमें?